एंड द डे हमने उसको पहली बार विदाउट वॉकर बाहर मूव किया कॉम्प्लेक्स में, हमारे क्लिनिक के बाहर, तो एवरीबडी वॉज इन टू टीयर्स एंड एवरीबडी वॉज क्लैपिंग. जितने वहाँ पे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं उस एरिया में, एवरीबडी वॉज क्लैपिंग एंड इन टू टीयर्स कि ये लड़का कैसे आता था और ये किस पोजीशन में. Hi guys, I'm Sid. And I'm Veera. And welcome to another episode of The Balance Part. Today we have with us सुमनदीप कौर मैम. एंड इनकी इंट्रोडक्शन अब मैं सिर्फ ऐसे दूंगा कि मैं, वीरा और बहुत से लोग इन जलंधर आर वॉकिंग, लिटरली वॉकिंग एंड डूइंग थिंग्स लाइक गोइंग टू द जिम, रनिंग, skiing because of her. There have been times जहाँ हमें लगा कि ओह हमें ये इंजरी हो गई है या ना हो जाए, तो हम सीधे इनके पास जाते हैं. देर आर सो मेनी स्टोरीज दैट वी वॉन्ट यू टू हेयर फ्रॉम हर एक्सपीरियंसेस एंड लेट्स ट्यून इन. मैम सीधी पहले इस बात मैं ये करूँगा कि फिजियोथेरेपी में आप क्यों गए, लाइक व्हाई डिड यू चूज दिस लाइन? Basically my whole family background is medical. My father is a homeopathy doctor. अच्छा. My brother, he is younger, he is also a homeopathic doctor. तो मेरा एक ये था कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है. बिकॉज क्या होता था ना, जब छोटी थी ना, तो मैं हमारा ना विलेज है, मतलब पापा हमारा क्लिनिक है सुल्तानपुर लोधी में. एंड वहाँ से 6 किलोमीटर्स वी हैव द विलेज. एंड कोई वो नहीं है कि बसेस नहीं है, कुछ नहीं है. तो पापा के साथ स्कूल आएंगे, फिर उसके बाद वहीं पे रेस्ट करेंगे एंड वील गो टू द ट्यूशंस एंड रात को हम घर से वापस आएंगे. तो वो होता था कि जब फ्री है ना पापा की चेयर, तो आई यूज्ड टू सिट ऑन द एंड वो होता ना कि हर कोई आके बोलेगा डॉक्टर साहब, तो मुझे ना था कि हाँ डॉक्टर साहब ही सुनना है सारी लाइफ. तो वो चीज़ थी मेरे में. एंड देन आई डिड माई +2 मेडिकल. एंड फिर क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को था होम्योपैथी ही करनी है. बिकॉज वो एक बिलीफ था. मिरेकल्स होते हुए देखे थे मैंने, इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स जिनका डॉक्टर्स ने बोल दिया कि एलोपैथी में कि कुछ नहीं हो सकता. राइट. तो आई वॉज लाइक कि होम्योपैथी ही करनी है. बट मेरे नाना जी, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो उनको एक प्रॉब्लम हुई थी पार्किंसंस डिजीज़. तो इट इज़ वेरी लॉन्ग वे बैक. तब क्या होता था कि फिजियोथेरेपी का रोल इतना नहीं होता था. राइट. एंड उनकी जो सिचुएशन थी ना, वो डिटीरिएट करे जा रही थी. तो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल कि क्या होता है, क्यों, मतलब क्या कर सकते हैं. तो +2 में थी जब मेरे हुआ कंप्लीट किया मैंने +2. तो उस टाइम तक क्या था कि उनकी सिचुएशन बहुत डिटीरिएट हो गई थी. और तब मैंने पढ़ा कि विद मेडिकेशंस उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी, ताकि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते. राइट. बिकॉज वो उस टाइम पे स्टेज पे आ गए थे कि ही वॉज नॉट एबल टू मूव बाय हिमसेल्फ. कुछ बोल नहीं सकते थे, खाना उनके लिए मुश्किल हो गया था. तो उस सिचुएशन में ना उनको देख के मुझे बड़ा वो होता था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार डॉक्टर्स ने बोला ही नहीं हमें कि हाँ फिजियोथेरेपी भी होती है. तो फिर उसके बाद मेरा एक अड़ गया कि आई हैव टू ट्रीट हिम. But unfortunately, I joined my physiotherapy and I was in the first semester and he was no more with us. So then I decided कि इतने लोग हैं इस प्रॉब्लम के साथ, इतनी prevalence है, I have to do something. Then I did my graduation, then I did my master's in neurology, and then I published a paper. I did my own research on Parkinson's disease and I published a paper in AIMS. Wow. So that was the journey why I chose that. Wow. So driving force थी dad yes. and then eventually एंड उसके बाद अभी मतलब इट वाज माय फेवरेट टॉपिक. कॉलेज में सबको पता होता था पार्किंसंस का पेशेंट आया, सुमन के पास भेज दो. अच्छा. एंड अभी तक ऐसा ही है कि पार्किंसंस का पेशेंट आया तो मैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी कर देती हूँ. मेरा उसमें एक पैशन होता है, मुझे लगता है कि आई एम ट्रीटिंग हिम. राइट. तो वो मेरा उसमें एक पैशन होता है कि इनको हैंडीकैप नहीं लगना चाहिए. तो दैट वाज द ड्राइव. पार्किंसंस थोड़ा समझाएंगे आप? पार्किंसंस में क्या होता है कि हमारे 2 तरह के मसल्स होते हैं, एगनिस्ट एंटागनिस्ट. अगर मेरा बाइसेप्स काम कर रहा है तो ट्राइसेप्स क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है ताकि वो पीछे ना जाए मूवमेंट. ठीक है. पार्किंसंस में रिजिडिटी आ जाती है, ये भी नहीं मूव करता, ये भी नहीं मूव करता. तो बेसिकली आप ऐसे हो जाते हो, अड़ जाते हो, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा. एंड आपको ऑल द टाइम रेस्टिंग ट्रेमर्स रहेंगे, आपके हाथ पैर ऐसे हिलते रहेंगे, पूरी बॉडी हिलती रहेगी. आपकी स्पीच के मसल्स ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आप म्यूट होते जाओगे. देन आपको स्वेलिंग करना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा. बेसिकली आपके सारी बॉडी के मसल्स रिजिडिटी में चले जाएंगे. राइट. तो कोई भी मसल काम नहीं कर पाएगा. तो इट इज़ वेरी मतलब स्केरी कंडीशन कि जिसमें आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए एंड पेशेंट बिल्कुल ऐसे फ्लेक्शन में आ जाता है, स्टूप में आ जाता है. वो लेटा भी हुआ है तब भी उसका सर नीचे नहीं लगेगा. तो ऑल द टाइम पेन एंड यू विल बी हैविंग हेलुसिनेशंस,
मैनी ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स वो साथ में एसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल लूज स्टमक हो जाता है. तो वो बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाती है विद द फैमिली मेम्बर्स एज वेल एंड विद द पेशेंट. तो वो होती है कि कैसे डील करना है. But any patient basically having Parkinson's, वो mentally are they there or not there? मतलब mentally उनको समझ आ रहा है कि हाँ, समझ उनको सारी होती है. right. बीच बीच में हेलुसिनेशन होनी शुरू है. जैसे आप उनको लगेगा कि हाँ मतलब दे आर लाइंग डाउन तो घर में कोई चोर आ गया. आइडली इट इज़ नॉट देयर. तो वो ऐसी चीज़ें उनको फील होनी शुरू हो जाए. अदरवाइज दे आर वेरी नॉर्मल. बट ये है लास्ट स्टेजेस. जैसे ही पार्किंसंस डायग्नोज हुआ उनकी कुछ मेडिकेशंस चलेंगी, वो चलती ही रहेंगी. जैसे हम बीपी शुगर के लिए मेडिकेशन एंड जो द रिसर्च व्हाट आई डिड उसमें क्या था कि हम क्या करते हैं वॉलंटरीली एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते हैं कि मैं जितनी कर सकती हूँ. तो पार्किंसंस में बेसिकली हमारा एक हार्मोन जो है वो डिप्लीट हो जाता है, दैट इज डोपामिन. उसका या तो प्रोडक्शन ही नहीं होता है या फिर उसका प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसको जहाँ पे जाके एसोसिएट होना है ब्रेन में वो वहाँ पे नहीं हो पा रहा. और डोपामिन का काम क्या होता है, मतलब वो जो हमारा ऑर्गन है उसका हार्मोन का काम होता है कि आपका बैलेंस क्रिएट करके रखना, आपके मसल्स को कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रखना. तो वो चीज़ लूज हो जाती है. तो हम अगर वो अंदर से नहीं बन रही तो रिसर्चेस कहती हैं कि अगर हम फोर्स्ड एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते हैं, लाइक अगर मैं 10 मिनट्स की साइकिलिंग कर पा रही हूँ तो अगर मैं फोर्सफुली पेशेंट को 15 मिनट करवा दूंगी ना तो उसका डोपामिन रश खुद से ही हो जाएगा ब्रेन में से. तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. तो अगर हम पेशेंट को वो सब चीज़ें करवा रहे हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग हो रही है, उसकी रेगुलर मेडिटेशन करवा रहे हैं हम एंड एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, डाइट पे ध्यान रख रहे हैं, तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो अपना. अभी मेरे पास पेशेंट्स हैं जो एक्टिवा पे आते हैं, फिजियोथेरेपी करवा के चले जाते हैं. अदरवाइज इसमें बैलेंस डिसऑर्डर है. ऐसे वाले पेशेंट्स भी हैं हमारे पास पार्किंसंस के साथ. Wow. And what is the reason, ma'am? Why does Parkinson's? Basically, it is a degenerative disease. जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. Okay. तो इसका पर्टिकुलर रीजन नहीं है. इट कैन हैपन हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी रहता है थोड़ा सा. समटाइम्स कुछ ऐसा कि आप किसी एरिया में एक्सपोज्ड हो जहाँ पे आपका मेटल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तब हो सकता है. बट मैक्सिमम इट इज़ इडियोपैथिक और हेरिडिटरी. राइट. आपने डोपामीन की बात की. लाइक आजकल डोपामीन एक वर्ड है जो बहुत सुनने को मिलता है ना कि जी आप इंस्टाग्राम पे भी इसलिए जाते हो बिकॉज यू वांट दैट डोपामीन का किक. तो ये मतलब मेंटली क्या डोपामीन के वो है, मतलब व्हाट डज इट डू टू आवर माइंड? बेसिकली डोपामीन इज़ अ फील गुड हार्मोन. ओके. सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, हमारा एक चेन चल रहा है डोपामीन कॉर्टिसोल का. ओके. तो क्या होता है ना, डोपामीन क्या है, फील गुड हार्मोन, हमें खुशी देता है. तो आइडली जब आप अपने चाइल्डहुड में जाओ, हम कितनी बार दिन में खुश होते थे कि ठीक है कुछ अच्छा खाने को मिल गया तो खुश हो जाएंगे, टीचर ने क्लास में अपलॉड कर दिया तो खुश हो जाएंगे, एप्रिशिएशन मिल गई किसी चीज़ की तो खुश हो जाएंगे, घर पे पेरेंट्स ने कुछ अच्छा गिफ्ट दे दिया तो खुश हो. इससे ज़्यादा हम या खेल के खुश हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हम खुश होते थे ना. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डोपामीन के साथ क्या कर रहे हैं ना, अब मैंने फ़ोन उठाया, स्क्रॉल किया, एक रील देखी और मुझे उसमें से खुशी मिल गई. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको साइड पे रख दिया. थोड़ी देर मुझे लगा यार फिर से देख लूँ. तो वो डोपामीन का ना एक हमें हैबिट क्रिएट हो जाता है. तो वो हम बार बार उसको देख रहे हैं, वो डोपामीन का बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो जाता है. एंड जब हमें वो नहीं लाइफ में मिलता है बिकॉज इट इज़ टोटली आर्टिफिशियल, आप फ़ोन में से ढूंढ रहे हो वो चीज़. तो जब वो आपको रश नहीं मिलता है तो क्या होता है, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, इसमें कुछ भी नहीं है. तो वो चीज़ होती है. जब आपको वो सैड फील होता है, एक तो ये चीज़ होगी कि आपको रश नहीं मिल रहा. दूसरा, आपने कोई रील देखी, कोई व्लॉग देखा, कुछ भी देखा, तो अभी आजकल क्या चल रहा है ना, एक रियल लाइफ होती है, एक वर्चुअल लाइफ होती है. तो मुझे लगना शुरू हो जाएगा यार मेरी लाइफ तो बड़ी गंदी है, ये तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. अगेन वो आपको फिर सैड कर रहा है. तो जब आपको ये चीज़ें सैड करेंगी तो आपका कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होएगा. कॉर्टिसोल बेसिकली इज फील बैड हार्मोन. किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, उसमें से वो स्क्रीट हो रहा है. एंड कॉर्टिसोल क्यों स्क्रीट होता है, जब बॉडी को लगता है कि किसी भी फॉर्म के हम स्ट्रेस में हैं, तो उस टाइम पे क्या करेगा, कॉर्टिसोल रिलीज होएगा. और कॉर्टिसोल जाके हमारे पैनक्रियाज को बोलेगा कि भाई बॉडी स्ट्रेस में है, थोड़ा सा शुगर इंक्रीज कर दे, जिसको हम शुगर रश बोलते हैं. तो वो शुगर रश होना शुरू हो जाएगा. शुगर जैसे ही आएगी तो वो क्या करेगी कि अच्छा हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं ना वो नहीं अफेक्ट होने चाहिए. तो उसको ठीक करने के लिए वो हर एक ऑर्गन के अराउंड एक लेयर ऑफ फैट क्रिएट कर देगी. दैट्स वाई हमें बेली फैट ज़्यादा होता है. और वो स्ट्रेस के कारण होता है, स्टबबॉर्न फैट होता है, वो निकल नहीं पाता है. तो वो डोपामिन कॉर्टिसोल का एक
चलता रहता है ऑलवेज। तो उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस इसी तरीके से होएगा कि यूजुअली जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट्स में, तो उसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि सुबह 1 घंटा उठ के और रात को सोने से पहले 1 घंटा एटलीस्ट अपना फ़ोन यूजेज नहीं करें। एंड अगेन इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि क्यों सुबह और शाम को हम बोलते हैं कि ठीक है दिन में हमारा अगर यूजेज है भी तो बेसिकली हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड है जो कि हमारा रेगुलेट करती है स्लीप साइकिल। राइट। तो जब उसके ऊपर एक ब्लू लाइट पड़ती है जो कि फ़ोन में से निकलती है Right. तो वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसको वैसे ही नहीं पता चल पाता दिन है कि रात है। एंड अगेन वो डोपामिन कॉर्टिसोल का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। राइट। तो उसके कारण भी चीज़ें ऐसी हो रही है, इसीलिए आजकल हर दूसरा बंदा डिप्रेस्ड है। राइट। सो एन इजी वे टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल इज कि आप 1 घंटा सुबह और 1 उठने के बाद और 1 घंटा सोने से पहले। तो सोने से पहले मैंने फॉर एग्जांपल फ़ोन साइड पे रख दिया तो मैं टीवी भी ना देखूं, मतलब नहीं आप टीवी देख सकते हो, टीवी देख सकता हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह, बट फ़ोन इवन आप फ़ोन सुन सकते हो। आप कोई पॉडकास्ट सुनना चाहते हो, यूट्यूब पे कुछ देखना चाहते हो, आप साइड पे लगा के सुनते रहो उसको। बट फिर भी हम एक बेस्ट वे क्या क्रिएट करते हैं कि बुक्स रीड करनी शुरू करो। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो अपने फ़ोन से आप छूट गए, दूर हो गए। दूसरा क्या है, बुक्स पढ़ के ना आपको पेशेंस आती है। तो वो जो पेशेंस आजकल हम सब में खत्म हो रही है, वो बुक्स पढ़ के आनी शुरू हो जाती है। Wow. I never thought that I'll have this conversation with you डोपामीन के ऊपर, क्योंकि हम ना एक्चुअली काफ़ी पॉडकास्ट सुनते हैं और उसमें डोपामीन रिलीज पे और कॉर्टिसोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें। सो आई नेवर थॉट कि हम ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट पे करेंगे। सो जब आपने डोपामीन बोला तो आई थिंक मेरा डोपामीन रिलीज हुआ और मुझे एक्साइटमेंट मिला, तो अब हम डोपामीन एंड जो नेचुरल डोपामीन है ना जो हमने फ़ोन से नहीं लेना है वो ईजी है बहुत रिलीज़ करना। उसको हम बोलते हैं ING प्रिंसिपल। जिन चीज़ों के पीछे भी ING लग रहा है वो करना शुरू कर दो। साइकिलिंग, हगिंग, लॉफिंग, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, ये सब चीज़ों से हमें ब्रीदिंग सब नॉर्मली डोपामीन रिलीज होएगा। और जो ये नेचुरल जो फोर्स्ड वाला डोपामीन नहीं है वो बैलेंस करेगा आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम्स को। अदरवाइज देखो वो आपकी एडिक्शन नहीं होगी। जी, फोन एक एडिक्शन है जी। मेरे पास ना एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आता था, दीदी बहुत लाइफ में स्ट्रेस है। वो जो कोविड वाला बैच नहीं निकला कि अब 1 साल तो हमने घर बैठ के पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या दिक्कत है कि लिखना ही नहीं आ रहा है, मैं से मैनेज नहीं हो रहा है। मैंने कैसे नेक्स्ट वो करना है, अपना रेगुलेट करना है कि मेरे को कितने दिन में कौन सा सिलेबस ख़त्म करना है, एग्ज़ाम सर पर है। तो मैंने उसका शेड्यूल पूछा कि तू सारे दिन में क्या करता है। कुछ नहीं, बस मैं पढ़ता हूँ, थोड़ी बीच में रेस्ट लेता हूँ, तो मम्मा से फ़ोन ले लेता हूँ, फ़ोन देख लेता हूँ। कितना देखता है? ज़्यादा नहीं देखता दीदी, ज़्यादा नहीं देखता। मैंने फिर ना उसके मम्मा को बोला, मैंने कहा आप फ़ोन कितना यूज़ करते? कहते मेरा तो फ़ोन यूजेस बहुत कम है। तो हमने स्क्रीन टाइम उसका देखा 7.5 आवर्स। वाओ। और उसमें आधा घंटा उसके मम्मा एज पर हर मम्मा की आधा घंटा ये बच्चा मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ कि 7 घंटे इसी के ही हैं। तो उसको लगता था क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा फ़ोन छोड़ दे और कुछ बेसिक टेक्निक्स ग्रेटिट्यूड राइटिंग के बारे में एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें। और मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट करनी शुरू करो। तो 1 हफ्ते के बाद आया, मैं क्या कैसा लग रहा है? दीदी मुझे लगता है मैं बिल्कुल ही वेला हूँ। क्योंकि वो फ़ोन आपके माइंड को इतना ऑक्यूपाइड रखता है कि आपको लगता है कि पता नहीं आप क्या कर रहे हो सारा दिन। राइट। एंड वही फिर आपको वो थोड़ी सी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि मैं ये कैसे करूँगा। फियर्स आने शुरू हो जाते हैं, डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, गिल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। पहले फ़ोन यूज़ कर लेंगे, फिर गिल्ट आ जाएगा, गिल्ट अगेन कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कर देगा। राइट। डोपामीन एक्सरसाइज से भी सिक्रीट हो सकता है? एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेथड टू रिलीज डोपामीन। और कोई पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइज और एनी एक्सरसाइज? कुछ भी करो आप। ड्यूरेशन भी है उसकी कुछ के? नथिंग। अब जैसे ही आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया, कुछ भी किया, तो डोपामीन अपने आप ही रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अभी आप तभी देखो कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें अगर एंजाइटी, देखो हमारी लाइफ में चीज़ें तो चल ही रही हैं जी, पर फिर भी आपको मैनेज करना आ जाता है। वो सिवियर डिप्रेशन में नहीं जाएंगे बिकॉज वो डेली रिलीज कर रहे हैं। एथलीट्स देखो जितना कुछ उनका बर्डन होती है लाइफ की, हाँ मतलब एक टारगेट्स मिलता है उनको कि इस बार इस गेम में इतने मेडल्स आपको चाहिए, ये करना है, आगे आगे आपने तभी आपकी जैसे जो भी उनका प्रमोशंस होते हैं वट एवर उस पर बेस्ड होता है। पर आप देखो फिर भी वो बड़ा लाइटली वो चीज़ें कर लेते हैं क्योंकि वो रेगुलर सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगेन सन एक्सपोजर वो भी डोपामीन रिलीज करेगा। आप नेचर में रह रहे हो, वो भी चीज़ें वो सुबह शाम नेचर में ही तो हैं। सन का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है जी। एंड नॉट अकेला डोपामीन। आपको अगर डिप्रेशन से, एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है, नेचर के साथ एसोसिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट।
एंड अगेन सनलाइट, विटामिन डी का एक ही सोर्स है हमारे पास। तो अगर डी आपका कम है तो आप कुछ भी कर लो, डोपामिन पे काम कर लो, कुछ भी कर लो, हर जगह डोपामिन काम नहीं आएगा जी। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो डी तो हमें मिल ही वहाँ से रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो हमने ग्रीन लाइट में मतलब ग्रीनरी देखनी छोड़ दिया, रूम में ही है, वो भी चीज़ें कर रही हैं अफेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैम, माई क्वेश्चन इज़ नाउ दैट जैसे ये सब चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और मतलब इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन एक्सरसाइज, मे बी पे योर जिम मेम्बरशिप, बट एक्सरसाइजिंग भी आपको खुद ही करनी है, सनलाइट भी ऑब्जॉर्व फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर में चलना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट स्टिल पीपल आर मोर इंक्लाइंड फॉर अ क्विक फिक्स। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कि अच्छा अब स्ट्रेस हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ लाइक डीलिंग विद इट पीपल गो ऑन मे बी मेडिकल, आई मीन आई एम सेइंग एंटी एंजाइटी या कुछ ले लिया। तो मतलब जब सब कुछ इतना इजी है और अवेलेबल है, नेचर ऑल्सो गिव्स अ खुद ही हील करने के लिए प्रोसेसेस देती है, तो वाई लाइक मतलब आपके पास तो आप तो डेली डील करते हो इसमें। हमें ना ह्यूमन माइंड ऐसा है कि हमें ना सिंपल चीज़ें लगती है कि ये तो बेकार है। हमें जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना, जिसमें एग्जैगरेट करके यहाँ पे चीज़ पहुँचा देते हैं, वो हमें लगता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है। एंड अगेन ह्यूमन माइंड को ना सिम्पथी लेने का, विक्टिम बनने का वो एक नेचुरल वो रहता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये दवाई खा रहा हूँ। हमें सिंपल चीज़ें जो होती है वो पसंद नहीं आती। राइट, ठीक है, एक तो ये हो जाता है। दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसको कंफर्ट जोन चाहिए जी। उसको वो सबकॉन्शियस माइंड इज बेसिकली एनिमल ब्रेन। वो कुछ करके राजी नहीं है, उसको लगता है कि कंफर्ट में पड़ा रहूं, अब दवाई खानी इजी है, उठ के सुबह जिम जाना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई आप जब भी सुबह उठते हो, मान लो अगर आप सुबह 5 o'clock जिम जा रहे हो, तो एक बार आप 4:30 उठे तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि आज ना तेरे को बहुत सारे काम है, आज तू रहने दे है ना, या कोई ऐसा बहाना आपको लगेगा नहीं यार, आपको इतने वो आपको कन्विंस कर देगा सबकॉन्शियस माइंड कि तेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर तू आज जिम चला गया तेरा पता नहीं कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, एंड उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे। राइट, तो ये सब स्मार्ट वेरी तो वो उसमें भी अगेन क्या होता है कि हम एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को बोलते हैं कि यू हैव 2 minds इन द बॉडी। आप ये मान के चलो कि आपके पास ब्रेन में 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटली आपको पुश कर रहा है, लॉजिकली काम करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है छोड़ परे हो ही जाएगा, देखा जाएगा। तो वो जो ये वाला है ना, ये आपको कंफर्ट देता है, तो आप ऑब्वियसली कंफर्ट की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हो। राइट, ठीक है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि आप देखो ना एफर्ट लगेगा, कंफर्ट से बाहर आए ना। आप एक बार जिम जाके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, फिर आपको लगता है कि वाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो रश आया डोपामीन का। बट उससे पहले आपको लगेगा कि नहीं आज बॉडी एक्स है, आज ये काम है, वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। राइट, इवन जब हम जैसे कोच करते हैं ना, तो बहुत सारे जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, एथलीट्स इफ़ वी कॉल देम, वो बिल्कुल ठीक है, जैसे उनको कोई चोट लगी हुई कि 5 साल पहले, अब सब कर रहे हैं, दे आर प्रोबेबली डूइंग बेटर देन दे यूज्ड टू, बट वो फिर भी उस कुशन में या उस स्पॉट में अड़े हुए हैं कि मुझे जैसे 5 साल पहले ये हुआ था और मेरे बैक में बहुत दर्द है, तो लाइक देयर इज सम मतलब वो एक मतलब तकिया कलाम कह लो या कुछ, मतलब वो एक नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें क्या होता है, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, मसल मेमोरी। राइट, तो क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली होता क्या है, आई थिंक ये बहुत एलैबोरेटेड टॉपिक हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कंसाइज करके इसको बताती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ना। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसमें होता है एक सीजन 1 एपिसोड 16, सीजन 2 एपिसोड 19। ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, सबकॉन्शियस बेसिकली। सबकॉन्शियस माइंड ना स्टोर कर रहा है ऐसी चीज़ों को मेरे चाइल्डहुड से लेके अब तक। अब सबकॉन्शियस माइंड का जो बेसिक है एनिमल ब्रेन है, वो हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है व्हेन वी वर एनिमल्स। तो उसका अभी एज सच कोई रोल नहीं है, बट वो चीज़ें स्टोर कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें। अब सबकॉन्शियस माइंड के नीचे एक छोटा सा, ऐसे मान लो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट है अनकॉन्शियस माइंड। तो इसको कुछ नहीं लेना देना पॉजिटिव एंड न्यूट्रल मेमोरीज से, वो उसको अनकॉन्शियस में भेज देगा। इसीलिए हमें अपने बचपन की नॉर्मल रूटीन्स याद नहीं होती। आपको मम्मा पापा बोलेंगे तू छोटे होते ये करता था, हम बोलेंगे यार मुझे याद नहीं है, पर अगर आपको कहीं डांट पड़ी होएगी तो वो याद रहेगा कि मेरे साथ तो पता नहीं क्या हुआ था, है ना। तो वो क्या है, उसने नेगेटिव मेमोरी स्टोर कर ली। अब उसकी गलती नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की, वो नेगेटिव क्यों स्टोर करता है, बिकॉज हम जब रहते थे जंगल में
तो हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। अगर एक डॉग है, अगर वो लाइन के एरिया में चला गया तो वो तो खा जाएगा उसको। तो एक बार वो गया, वो वहाँ से बच के आ गया, उसने मेमोरी क्रिएट कर ली कि ये मेरा बैरियर है, मैंने इससे आगे नहीं जाना। अगेन वो अपनी टेरिटरी में रह रहा है, पर उसको खाना छुपा के रखना है। अभी भी हमारे घर में जब पेट्स होते हैं, उनके बॉल में हाथ डाल दो ना, तो वो आपको बोलेंगे कि तूने डाला कैसे। मतलब उनको लगेगा ये मेरा खाना खा रहा है। तो बेसिकली अगर आप रिप्लेस भी कर रहे हो, मान लो उसने सुबह खाना नहीं खाया, आप सोचो दोपहर को इसमें मैं ताज़ा खाना डाल के दे दूँ, उसको यही लगेगा कि ये मेरा खाना चुरा रहा है, बिकॉज वो उसने इनहेरिट की है। तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों को स्टोर कर लेता है। वो इसलिए स्टोर करता था तब कि मेरे काम आए ये, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक के ऊपर ही चलेगा वो सारा। बट अब क्या हुआ कि हम जब ह्यूमंस बने तो भगवान ने हमें कॉन्शियस माइंड दे दिया। कॉन्शियस माइंड इज़ लॉजिकल ब्रेन। अब लॉजिकल ब्रेन कैसे काम करता है, अभी हम बात कर रहे हैं, मुझे एकदम से याद है कि मेरा फ़ोन कहाँ गया, तो मैं कैसे एक्ट करूँगी, उठ के इधर उधर, मेरे को नहीं याद रहेगा यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं फ़ोन ढूंढना शुरू कर दूँगी, नहीं मिलेगा, मैं एंशियस हो जाऊँगी कि कहाँ गया, आई कैन इवन क्राई, और मैं एंग्री हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो वो हो गया मेरा सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स। राइट। कॉन्शियस कैसे एक्ट करेगा, वो बोलेगा कुछ कर रहे हैं हम, आराम से बैठ जा, यही होएगा, बाद में देख लेंगे। और मैं बड़े आराम से कामली, बिना शो किए, मैं पूरा का पूरा हम अपना पॉडकास्ट जो है वो कर लेंगे, उसके बाद मैं देखूंगी। फिर मुझे याद आएगा, अच्छा यार मैं तो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने कार पे ही रखा, कार में रख दिया था, तो वहीं होएगा, अच्छा वहाँ नहीं मिला। देन फिर याद करूँगी कि घर पे तो नहीं रह गया, हाँ यार शायद मैं घर पे डाइनिंग टेबल पे रखा था, वहीं छोड़ के आ गई हूँ, नहीं मिला। तब भी वो कैसे काम करेगा कि चल अब जो गया गया, क्या कर सकते हैं, क्यों एनर्जी डालनी है उसमें, ठीक है। अच्छा फिर सबकॉन्शियस माइंड फिर हमें बोलेगा कि अच्छा उसमें तेरे इतने कॉन्टेक्ट्स थे, तेरी फोटोज थी, जो उसमें नहीं भी इम्पोर्टेंट ना, वो भी हमें इम्पोर्टेंट लगना शुरू हो जाएगा। अगेन कॉन्शियस माइंड अगर हमारा एक्टिवेटेड है तो वो उसको क्या बोलेगा, कौन सी बात है, सब कुछ सिंक हो जाता है, डाटा तो हमारा सारा पड़ा ही हुआ है सिंक होके। तो उसके बाद फिर वो बोलेगा तेरे फ़ोन का मिसयूज़ हो गया, तो अगेन कॉन्शियस माइंड अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो वो बोलेगा कि हो गया तो कैसे हो जाएगा, मैं FIR कर दूंगा उसके लिए। राइट। तो ये एक इसमें चलता रहता है। अब सबकॉन्शियस माइंड ने वो नेगेटिव मेमोरीज जो हैं वो स्टोर कर ली, तो मैक्सिमम ऑफ अस, हमारा कॉन्शियस माइंड काम ही नहीं कर रहा, हम सबकॉन्शियस से ही काम कर रहे हैं, बिकॉज हम मेडिटेट, ब्रीदिंग नहीं करते, बाकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, तो वो सिर्फ उसी से ही एक्टिवेशन में आता है ज़्यादा। तो अभी क्या है कि प्लेयर्स में इट्स वेरी कॉमन, हमारे पास बहुत सारे एलीट नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, जिनमें क्या होता है कि मान लो अब मेरे पास एक ना लड़का आता है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, जैवलिन करता है। उसमें क्या होता था कि वो ही वॉज कमिंग टू मी सिंस ही वॉज अ किड, अभी वो 14-15 साल का था, जूनियर खेलते खेलते वो सीनियर में आ गया, तब तक वो मेरे पास ही आ रहा है। उसमें क्या होता था, तब से उसके ग्रॉइन में इंजरी होती थी, उसको लगता था कि मेरा ग्रॉइन गया। तो नेशनल ओपन थी, तो कहता मैम मेरा तो ग्रॉइन फिर से, हफ्ता पहले मैंने कहा कुछ नहीं हुआ तेरे ग्रॉइन को, मैंने चेक किया, नहीं मैम मेरा ग्रॉइन तो बहुत टाइट हो गया, इस बार मैं कंपटीशन नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसको 3 ELB के जो हम सेशंस देते हैं इमोशनल लिबरेशन ब्रीदिंग के, वो दिए, एंड देन ही वेंट फॉर द कंपटीशन, एंड वहाँ से उसकी मुझे कॉल आई कि मैम मेरा गोल्ड है इस बार। मैंने कहा ग्रॉइन कैसे रही? ओह ग्रॉइन तो मैं भूल ही गया था। तो वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनको वो पेन हो नहीं रही होती है, सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पावरफुल, वो आपको सेम सिम्टम्स एलिसिट करता है। वो क्यों करता है? वो सेफ साइड करता है कि अच्छा इस, जैसे मान लो मेरा एक मेजर कंपटीशन है, उससे पहले मेरा मसल पुल हुआ था, तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या कर दिया कि जब ये वाली मूवमेंट करता है ना, या जब इसका ये कंपटीशन रहेगा, इसका जोर ज़्यादा लगेगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होएगी, तो ये मसल पुल हो सकता है, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। वो बेसिकली प्रिकॉशनरी उसको टाइट करता है, प्रोटेक्टिव वे में। तो वो जब वो टाइट हो जाता है तो उसको सेम फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि वो एवं ही बोल रहा है, वो मसल मेमोरी क्रिएट हो गई है, तो वी हैव टू डिलीट दैट मेमोरी। मतलब आप सोचो सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पावरफुल। हम जब ELB के इमोशनल लिबरेशन ब्रीदिंग के सेशंस देते हैं पेशेंट को, तो आफ्टर द फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में पेशेंट को हाई फीवर आ जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार ये तो मुझे खाली कर रहा है, क्लियर आउट कर रहा है। तो वो रोकने के लिए फीवर, स्टमक अपसेट, बहुत ज़्यादा एंगर, वो सब चीज़ें क्रिएट कर देता है, ताकि आप अपना सेकंड सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाओ। वेरी इंटरेस्टिंग, आई रिमेम्बर दिस। हमने आप में लिया था एक बार सेशन। हाँ जी, आई हैव आल्सो डन दिस सेशन, स्पेशली जब स्की के बाद चोट लगा, आई थिंक उसके बाद क्रॉसफिट ओपन था, तो मेरा तो फुल मूड था कि नहीं करना है, बट आई थिंक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्यू पीपल फ्रॉम चंडीगढ़ कि हम एक
लाइक टीम पार्टिसिपेट करेंगे. सो देन आई वाज जस्ट लाइक ओके आई कैन कम, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ लाइक 4th पार्टिसिपेंट बट आई कैन ट्राई. तो फिर वो सेशन हमने लिया और काफ़ी जैसे अभी भी नाउ आई थिंक दिस ईयर वो सेशन लिया. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स काफ़ी रिहैब हुआ. वो इंजरी आई मीन वापस नहीं आई, पर आप लास्ट ईयर आपको याद है कि वो पैर लगा था मेरा और फिर मसल दोबारा से टाइट हुआ था. और फिर इस साल स्कीइंग में भी आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि दोबारा से ना हो जाए. बट इस बार मैं सोच के गई थी कि मेरे को अगर मतलब क्या होएगा मैक्सिमम, अगर चोट लगेगी तो लग जाएगी. अब व्हाट कैन यू डू. यही तो फियर वो क्रिएट करता है सबकॉन्शियस माइंड. जब हमने उसको ओवरकम कर लिया, वो आपने कैसे कर लिया ओवरकम, बिकॉज व्हेन ELB सेशंस होते हैं तो बेसिकली उसमें कोई जादू नहीं होता. उसमें वी से कि यू विल बी द सेम ह्यूमन बट बेटर वर्जन ऑफ यू. तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है व्हाट इफ, तो कॉन्शियस बोलता है जब होएगी देखी जाएगी. तो वो बैठ गया शांत होके. वो व्हाट इफ के चक्कर में ही हम ओवरथिंक करते हैं. व्हाट इफ के चक्कर में ही हम अपने मसल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं. जी मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि जब होएगी नहीं. सो नाउ आई डिड रियलाइज दिस टाइम आई वाज जस्ट लाइक पर दर्द तो हुई नहीं. लाइक इट्स जस्ट लाइक अ थिंग इल्यूजन दैट आई क्रिएट इन माई हेड कि ऐसे ऐसे करना है क्योंकि चोट ना लग जाए. फिर दर्द होएगी, फिर दर्द होएगी तो फिर मैं चल नहीं पाऊंगी. वो पैटर्न हुआ ना एक जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट कर दिया खुद से. वो खुद से ही चीजें करता है. सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, खुद से चीजें खराब करता है, फिर खुद से ही उसके लिए वरीड होना शुरू हो जाता है. जी. सो दिस टाइम आई थिंक अराउंड आई वाज जस्ट लाइक अब जो होएगा तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, मैम बैठे हैं. दैट्स आप कह सकते हैं कि योर कॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली वर्किंग यार कोई बात. सो आई थिंक आई हैड द बेस्ट ईयर ऑफ स्कीइंग दिस ईयर. एंड अगेन ELB तो चलो हमने शुरू की बड़ी देर बाद व्हेन आई गेट माय स्ट्रेस मैनेजमेंट का वो 2017 में. हाँ जी. बट ये चीज़ ना मेरे अंदर इनबिल्ट थी. जैसे मैं थोड़ा वो वाला बच्चा था कि मतलब कि फर्स्ट ही आना है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं. तो मेरा क्या होता था पैटर्न कि स्कूल में ना 10th तक मैं घर पर रही हूँ. उसके बाद तो आई वेंट टू द हॉस्टल्स. तो मेरा क्या होता था, पापा ने शाम को आना तो मेरा होता था कि मैंने ना जो अपना पूरा का पूरा रिवीजन मतलब एक सेट किया होता था कि मैंने पढ़ लिया, शाम तक मेरी 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए. तो अगर वो नहीं हुई तो मुझे लगता था मैं फेल हो जाऊंगी. मतलब वो इतना स्केरी हो जाता था. तो पापा जब शाम को क्लिनिक से आते थे, पापा ने बोला हाँ भी शेर हो गया, होगी तैयारी. तो मेरे 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स थे. तो मैंने कहा नहीं पापा अभी तो रिवीजन ही नहीं हुई है. तो कहते फिर क्या होगा रिवीजन नहीं हुई. मैं कहा मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे को नहीं पता. पापा कहते ज़्यादा से ज़्यादा सच्ची बता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, सच्ची फेल हो जाएगी, इतनी तैयारी है तेरी की तो पास हो जाएगी. मैंने कहा पास से तो मैं ज़्यादा ही ले जाऊंगी जैसे शांत होकर बैठी. तो फिर मुझे क्या चाहिए और क्या चाहिए, पास हो जाएगी ना बस. और अगर फेल हो भी गई तो क्या होएगा, रिपीट कर लेंगे. तो तब वो एक ना चैनल मेरे अंदर एक क्रिएट हो गया उसके बाद कि हर सिचुएशन में मैंने ऐसे ही सोचना शुरू किया. जब मैं वरिड होती थी, स्पेशली जब मैं हॉस्टल्स में आ गई, तो मैंने ऐसे ही सोचना शुरू कर दिया कि व्हाट वर्स विल हैपन. तो फिर लगता था जब ये सोच लिया ना कि क्या वर्स हो जाएगा, तो फिर लगता था यार इतना तो कुछ नहीं होएगा. तो वो चीज़ें फिर अच्छे से आराम से सेटल होनी शुरू हो जाती. फिर थोड़ा सा जैसे मैं जब ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो मेडिकल फील्ड में आ गई, तो मैंने उसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करना शुरू कर दिया कि मैं ना लिख लेती थी कि वर्स क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है. तो जब मैंने सोच लिया कि वर्स क्या हो सकता है तो पेन डाउन कर लो. फिर आप ना वो सोच लेते हो कि अगर ये हो गया तो प्लान बी तो होएगा ही ना. तो जब हम वो नहीं सोचते, वो ब्रेन में ऐसे 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 चलता रहता है, तो वो एक ना गंदा सा जो सिर्फ कह लो कि एक आप कह लो ऊन का, वूल का गोला है ऊन का, तो वो ऐसे ऐसे करके आप उसको खोल दो और वो सारा का सारा मैश क्रिएट हो जाए, वो हो जाता है हमारे ब्रेन में. और वही हमारी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि आप शुरू कहीं से हुए होते हो, कहाँ पे पहुँच जाते हो, एंड अगेन डोपामिन हो गया नीचे, कॉर्टिसोल अप हो गया और आप एंशियस हो जाओगे. वेरी इंटरेस्टिंग. सो मैं ये बता रहा था मैम कि आई थिंक दिस इज़ अ लॉट टू डू विद लाइक लॉजिकल थिंकिंग. कि अगर हम बैठ गए, हमने किसी को या बिठाई लिया के बोला कि भाई क्या हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, तो आई थिंक वो क्या हो जाएगा कि जो 2-3 चीज़ें ही होती हैं, तो बंदा कहता है यार कोई इतनी बात है नहीं. तो आई थिंक मैं और वीरा वी ऑल्सो मेडिटेट. सुबह उठ के पहला काम ये होता है वी सिट डाउन फॉर लाइक 20 minutes 25 minutes एंड वी डू विपस्सना विच इज़ बेसिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्रेथ. और उसकी स्टडी में भी अगर जाओ धम्मा की, तो यही उसमें बताया गया कि यार क्या हो जाएगा, मतलब है ना, इवेंचुअलिटी उसमें थोड़ा डीप चले जाते हैं कि एंड क्या है सबका, इट इज गोइंग टू बी डेथ, राइट, मतलब वो तो होना ही है. तो मतलब वरी होते रहो पता हमें अगले सेकंड का नहीं होता, और प्लान्स भी क्रिएट की पता नहीं हमने कितने 100 साल जीना. एग्जैक्टली राइट. बिल्कुल. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के यार यू नो व्हाट
आपको क्या लग रहा है वो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आई थिंक उस बंदा बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है, मतलब मुझे ये बोल के रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली बेसिकली होता है ना, हम पेशेंट को ये टीच करते हैं कि वो एक्चुअली पेशेंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रखा होता है, उसको चीज़ों हमें वो सिंपल लगेंगी, पर द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू इट उसको वो बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। करेक्ट। तो हम उसको ना सेल्फ टॉकिंग सिखाते हैं कि आप ये सोचो कि मान लो अगर आपके पास एक नेगेटिव बंदा बैठा है, वो हर टाइम पे आपको यही बोले जा रहा है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर आप उसको चुप कराओगे ना कि ये तो क्या बोले जा रहा है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, कोई ढंग की बात भी कर ले, सेम वे वो जो बंदा आपके ब्रेन के अंदर बोल रहा है ना हर टाइम पे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मसल पुल हो गया तो, अगर तू बीमार हो गया तो कॉन्शियस माइंड दूसरा बंदा है वो उसको चुप कराए। तो स्टार्टिंग में आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ नेगेटिव थॉट दे रहा है, यू हैव टू लाइक एफर्ट करके आपको बोलना पड़ेगा कि शांत होके बैठ जा, कुछ नहीं होएगा। तो उससे क्या होता है, सेल्फ टॉकिंग आप अपने ब्रेन में करनी शुरू करो तो आप खुद से ही काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, जैसे हमारा 21 डेज़ का हैबिट्स का साइकिल चलता है जी। तो 21 डेज़ के बाद आप खुद देखना आपका सबकॉन्शियस माइंड या तो बोलेगा ही नहीं, या आपको एफर्ट लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी अपने मन के अंदर। एंड सेकेंड थिंग, हम ना पॉज नहीं देते, हमारा सुबह से लेके रात तक चले जा रहा है, रात को भी दिमाग चले जा रहा है, वो एक साइकिल चले जा रहा है। तो व्हाट वी टीच द पेशेंट्स कि आप एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स अपने लिए निकालो। पर कैसे निकालो, हम उसमें क्या करते हैं, बुक पकड़ ली, फ़ोन पकड़ लिया, म्यूज़िक लगा लिया, नहीं, ट्राई टू बी इन द नेचर। अगर नेचर में नहीं तो काम अपने रूम में शांति से बैठो एंड कुछ भी मत करो उस टाइम पे। और जितने थॉट्स आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव आइदर न्यूट्रल, अब बोलो कि बाद में उसके बाद क्या होएगा कि कुछ दिन तो आप ऐसे बोलोगे अपने थॉट्स को, उसके बाद एक पीरियड ऐसा आ जाएगा जिसमें आप 15 मिनट आराम से बैठे हो और कोई थॉट नहीं आ रहा। एग्जैक्टली लाइक सिमिलर टू व्हाट वी डू इन द मॉर्निंग। एक्चुअली क्या होता है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर, पर हम इंडियंस की ना प्रॉब्लम है, जब तक कोई चीज़ घूम के बाहर से नहीं आती ना हम उसको मानते नहीं है। Right. तो माई इंस्ट्रक्टर ही इज़ बेसिकली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द ब्रिज इंस्टीट्यूट, जिससे मैंने इंड्यूस स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो सीखा। तो जब सर ने हमें करवाया तो व्हाट ही सेड कि बेसिकली दिस इज़ एन इंडियन टेक्निक। मैंने यहाँ रह के, हरिद्वार में रह के, ये जो हमारे जो ओल्ड योगीज होते हैं उनसे मैंने सीखी है, बट नो बडी हैड डिड द पेटेंट फॉर इट। तो दैट्स वाई अब किसी ने पेटेंट नहीं किया तो वो बंदा सीखा, उसने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया एंड इसने एक टर्म इंड्यूस कर दी, इंड्यूस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें वो इमोशनल लिबरेशन ब्रीदिंग करवाता है। तो प्रॉब्लम ये बेसिकली इट इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑन। जैसे हमें योगा भी पसंद नहीं था, पर वो जब बाहर से घूम फिर के वापस आया तो सबको पसंद जिसको जिसपे पसंद आई आ थिंक फॉरेन का लेबल लग जाता है, Exactly. वो सब पसंद आता है। वही ना, माइंड कॉम्प्लेक्स चीज़ों को थोड़ा हाई फाई करके उसको अच्छा लगता है, ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। जो बंदा कॉन्शियस एक्टिवेट कर लेगा वो उसी में आ जाएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में। ब्यूटीफुल। मैम मेरा कुछ सवाल है, थोड़ा मेंटल से मैं वापस बॉडी पे आना चाहता हूँ। मतलब आजकल हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री बूमिंग है, एवरीबडी वांट्स टू बी फिट, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म बेटर इन द जिम, एट वर्क, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो जिम लोग बहुत जा रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी फिटनेस ट्रेनर आल्सो। वो तो उस पे भी आएंगे। तो मतलब क्या चीज़ें, लाइक लेट्स से कोई बंदा भी शुरू कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक वर्किंग आउट, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि इंजरी हो गई। अब वो इंजरी की सिवियरिटी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं पहले दिन जिम गया हूँ, मेरा थोड़ा सा शोल्डर दुख रहा है, मुझे उस घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, कब जाके घबराना चाहिए, उसका थोड़ा आप बता सकते हो? एक्चुअली क्या होता है ना, जो बेसिक क्राइटेरिया है ना कि जब भी आप फिटनेस करने लगे हो तो सबसे पहले तो एवरी बॉडी इज़ अ डिफरेंट। मतलब मेरी बॉडी अलग तरीके से काम करती है, आपकी अलग तरीके से काम करेगी, आपकी अलग तरीके से काम करेगी। अब क्या होता है ना, हम जाते हैं जिम में, तो अगर हमने पीटी भी ले ली या अगर एक जनरल ट्रेनर भी है तो वो क्या करता है, सबके लिए सेम शेड्यूल्स। तो पहले तो मुझे ये जानना है ना कि मेरी बॉडी कैसी है, मुझे कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, मेरे मसल्स कितने टाइट हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी स्ट्रेंथ मेरे में है। Right. तो बेसिकली उसके लिए यू नीड अ फिजियो। तो मेरे को तो ये लगता है कि जिम में फिजियो बहुत ज़रूरी है, आइदर वो जिम में ही हो या यू शुड बी एसोसिएटेड विद वन। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जब कोई भी आपके पास आ रहा है, पहले आप उसको बोलो कि आप अपना थॉरो एग्जामिनेशन करवा के आओ। एक छोटा सा हम बना के रखते हैं स्केल उसके लिए,
उसमें आपका पोस्चर एग्जामिनेशन होता है, आपकी बॉडी का हम जनरलाइज्ड मैनुअल मसल टेस्टिंग कर देते हैं कि किस मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी रेंज ऑफ मोशन है। रेंज ऑफ मोशन से हमें पता चल जाता है कितना मसल टाइट है, कितना खुला हुआ। जो है वो खुला हुआ है। तो उससे क्या होएगा, जब ये चीज़ें हम मुझे पता होंगी, इसका पोस्चर ठीक है। अब मान लो कोई बंदा है ही ऐसे टेढ़ा, तो अब जब वो वेट उठाएगा तो वो तो ऐसे ही ऐसे उठाएगा उठाएगा, ना। correct। तो फिर क्या होएगा, बेसिकली उसको बैक में, नेक में, कहीं पे भी शोल्डर में इंजरी हो सकती है। बिल्कुल। तो एक ये नहीं कि आप जिम में जाओ और सीधे वेट उठाने शुरू कर दो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप उस लेवल तक तो आओ ना। अब जिस बंदे ने कुछ किया ही नहीं, हम स्कूल जाते हैं तो नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, फिर ही 10th में पहुंचते हैं ना। जी। तो अगर आपको सीधा 10th का ही सिलेबस करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। जी। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्चर अलाइनमेंट, मसल टेस्टिंग, टाइटनेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, इसका हमें बहुत ज़रूरी है असेसमेंट। अच्छा वो कर लिया हमने, तो हम वो देखो, उसके बाद वो मेरा पार्ट नहीं है, वो अब ट्रेनर का पार्ट है कि अच्छा सर मैम अब इसके ये मसल्स पे आप काम करो, ऐसे ऐसे ट्रेन करो। उसमें आप उसको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवाओ, जी। कार्डियो करवाओ, उसका स्टैमिना क्रिएट करो, उसको सिंपल मूवमेंट्स कराओ, थेराबैंड ट्रेनिंग करवाओ। जो हमारे लो वेट्स होते हैं 1 kg 2 kg का डंबल हो गया, 1 2 kg 3 kg के एंकल वेट्स हो गया, आप उसके साथ उसको प्रैक्टिस करवाओ। बेसिकली स्ट्रेंथ बाद में क्रिएट करो, पहले एंड्योरेंस पे जाओ, एजिलिटी पे जाओ, वो तभी उसके मसल्स एक्टिवेशन में आएंगे। एंड उसके लिए आप ना एक बहुत अच्छा एक बेस क्रिएट कर रहे हो। लाइक हमें पता है कि 2 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं हमारे पास, रेड एंड वाइट। राइट। तो वाइट आर सस्टेनेबल वंस, जो कि लंबा टाइम निकालेंगे, सो आप स्लो ट्विच और Slow twitch फास्ट फास्ट ट्विच। ट्विच। और जो हमारे रेड वन है उसमें क्या होएगा, जो हमने ऐसे करके वेट उठा लिया, एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव, पर वो उतना ही रहा, वो आपके मसल्स को हाइपरट्रॉफी तो क्रिएट कर देगा, पर वीकनेस तो अंदर है ना। उसका हम अगर और एक तरीके से देखें तो सुपरफिशियल मसल्स हैं जो हाइपरट्रॉफी में आ रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि हाँ बॉडी बन गई है। डीप मसल्स जो मेरी बोन को अलाइन कर रहे हैं, जगह पे रख रहे हैं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। जब तक बोन अलाइन नहीं होएगी आपको कभी भी इंजरी क्रिएट हो जाएगी। तो जो आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो ना, वो आपके बेस को सेटल डाउन करता है, आपके कोर को बेटर करता है, ताकि आपकी इंजरी प्रिवेंशन हो जाए। जी। तो तब अभी आपने क्या किया, एक बंदा ऐसे करके, वो बिल्कुल नया था जिम के लिए, आपने उसकी पहले टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बाद आपने उसको प्रिपेयर किया। अब धीरे धीरे ले जाओ उसको वेट के ऊपर। जी। एंड अगेन आप उसमें क्या करो कि कुछ दिन रखो, जैसे यू पीपल टू डू अ लॉट, आप जैसे मोबिलिटी ट्रेनिंग रखते हो थर्सडेज को, तो उसमें आप उसको यही सारी चीज़ें करवाओ फिर, ताकि एक मेंटेनेंस तो होती रहे ना। जी। अब यूजुअली क्या होता है, अगेन क्रॉसफिट इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि उसमें आप सर्किट ट्रेनिंग कर लेते हो, उसमें बहुत सारी एजिलिटी कर रहे हो, एंड्योरेंस कर रहे हो। नॉर्मल जिम्स में क्या दिक्कत आती है, वेट उठा लो बस। एंड अगेन उसमें भी भेड़ चाल है कि आप बस जितना वो उठा रहा है उसने इतना डाला है, तो ये ईगो आ गई मेरी कि अब मैं भी इतना ही उठाऊंगा। Correct. तो वो दिक्कत आ जाती है। अगेन वी हैव वेरी लेस सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो एक्चुअली साइंटिफिकली चल रहे हैं, यूट्यूब पे देखा एंड देन वी आर डूइंग, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो अगर हमें एक अच्छी बॉडी क्रिएट करनी है, एंड अगेन द रोल ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाइट में भी हमारा ये हो जाता है कि सब कुछ आपको वही नहीं लेना है कि प्रोटीन ले लो, विटामिन ले लो। मेरे पास ना एक लड़का आया, नॉर्मल +2 का लड़का, अपनी मम्मा के साथ। तो वो कहते मैम ये ना, मेरे को लगता है मैंने ज़िंदगी में उतने सप्लीमेंट नहीं सुने होंगे जितने वो खा रहा था 12th में। प्रोटीन भी लेता है, विटामिन B12 भी लेता है, विटामिन D भी लेता है, कैल्शियम भी लेता है, मल्टीविटामिन भी लेता है, ओमेगा 3 भी लेता है, पता नहीं उसने क्या क्या गिन दिया। मतलब मैं तो बहुत कम नाम ले रही हूँ। मैंने कहा बच्चा कितना वर्कआउट करता है? 45 मिनट्स। कितना पसीना निकलता है? पसीना तो नहीं निकलता। मैंने कहा देख, जितना कुछ तू ले रहा है ना, ये तू तब ले जब तू वर्कआउट करके आया और तेरे कपड़े इतने पसीने से भरे हुए हैं कि तूने उसको ऐसे निचोड़ा और उसमें से पानी निकला। तो आइडली हम क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स को ऐसे खा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं कि जैसे मिठाई होती है। तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। न्यूट्रिशन हमारी बहुत चीज़ों से वैसे भी तो नेचुरली भी तो आ रही है ना। अगेन हमें कॉम्प्लेक्स पसंद है कि मुझे खाना अच्छे से नहीं खाना है, पर मैं एक मल्टीविटामिन की गोली खा लूँगा। राइट। दैट इज़ रिक्वायर्ड, पर आपका किस लेवल का वर्कआउट है। बिल्कुल। तो अगेन आप अपने सिस्टम्स को ओवरबर्डन कर रहे हो। अपने लिवर को, गॉल ब्लैडर को ओवरबर्डन कर दिया, पैनक्रियास को ओवरबर्डन कर दिया, किडनीज को ओवरबर्डन कर दिया। अगेन आप प्रॉब्लम में हो। और मैम जैसे अब इंजरी की बात हम कर रहे थे, इंजरी अगर फॉर एग्जांपल हो गई, लाइक करते करते, लेट्स से इंटरमीडिएट लिफ्टर है जिसने असेसमेंट करवा के लो इंटेंसिटी वर्कआउट करके एक बेस बना के इवेंचुअली नाउ ही और शी इज़ लाइक डूइंग थोड़े से कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। अब इंजरी आ गई, मे बी मसल ओवरबर्डन था या फॉर्म नहीं सही था, तो
इमीडिएटली क्या करना चाहिए? लाइक काफ़ी बारी होता है, हम भी जैसे क्रॉसफिट भी कराते थे, अभी भी हो जाता है, या रनिंग में ही होता है, किसी का कुछ मुड़ गया, तो इमीडिएटली क्या ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि वो जो इंजरी है उसको हम मतलब कहीं ना कहीं रोक सकें? सबसे पहले तो ना उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, यूनिवर्सली चलता है। पहले उसको हम राइस बोलते थे, अब प्राइस बोलते हैं। अच्छा है। उसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसा वो एरिया है उसको वैसे ही छोड़ दो। मतलब जैसे होता है ना कि घुटना मुड़ गया तो हम उसको सीधा करने लग जाते हैं, तो उसमें आपने क्या किया, मे बी वो टाइट हुआ बिकॉज ऑफ द इंजरी, तो उसके सारे के प्रोटेक्टिव स्पाज्म हो गया उसके ऊपर, कि बॉडी खुद हील करती है कि अच्छा अब ये यहाँ पे कुछ हुआ है तो यहाँ पर स्पाज्म क्रिएट कर दो, स्वेलिंग क्रिएट कर दो, ताकि ये मूवमेंट ही ना कर पाए, कोई सिवियर डैमेज ना इससे क्रिएट आगे हो। ना कुछ हो। तो वो हो गया कि हमें उसको ऐसे ही छोड़ना है, उसको सीधा नहीं करना है, शुरू हो जाना, खुद से डॉक्टर नहीं बन जाना हमने। तो ये हो गया पी हमारा। उसके बाद आ गया उसको रेज कर दो आर से, ठीक है। देन उसकी आइसिंग, ठीक है, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, रेस्ट आर मतलब रेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आई के लिए हमारा आ गया आइसिंग, कंप्रेशन, क्रेप बैंडेज लगा दो एंड उसको एलिवेट कर दो। और ये कितनी देर प्रोटोकॉल आइस वाला हम चला सकते हैं? आइस हमारा 72 आवर्स तक ही वर्क करता है, पर ये है कि आपने इमीडिएटली कर लिया, दिस इज फर्स्ट एड। उसके बाद यू हैव टू विजिट द फिजियोथेरेपिस्ट, ताकि वो क्या हुआ है उसको देख के उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली शुरू कर पाए। जी। तो सबसे पहले तो हमें वही करना है कि जैसे मान लो जिम में इंजरी हो गई या फील्ड में इंजरी हो गई, तो सबसे पहले तो ये कि कोई आ रहा है तो उसको बोलो कि ये नहीं करना तूने, कि इसको तू मतलब सीधा कर दे, मैं ये हिल गया होएगा, जो कि करते हैं लोग कि ये तो ना निकल गया था, मैं सेट कर देता हूँ, तो वापस नहीं आप डाल रहे हो, वो आप लिगामेंट को, बर्सास को, मसल्स को टियर कर रहे हो। तो प्रोटेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद उसको रेस्ट पे डाल दो, ये नहीं कि अब तू चल के देख, करते हैं लोग ऐसे कि हुन चल के देख, भज के देख, तो दैट इज वेरी मतलब वो रॉन्ग हो जाता है। एक्चुअली हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा है कि घर पे ही सब डॉक्टर है। बिल्कुल। मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, मेरा पहला इंसिडेंट था जिम के अंदर, where my garden remained like this, and that's the first time I met Sumandeep ma'am. Like I was just like, हम पहुंचे, I'd heard about you, पहले ना मैं वेट लिफ्टिंग PAP में करती थी, वहाँ पे मैंने आपके बारे में सुना था, एक कपूरथला चौक पे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, शी इज़ वेरी गुड, तो बस दिस इज़ व्हाट आई हैड हर्ड, एंड then I had asked Jassa and Jassa sent me आपका, he actually called me कि हम लेके आ रहे हैं वीरा मैम को। उन्होंने बीच में जब जैसे before CrossFit started I asked for आपका नंबर, और उसने मुझे नंबर भी भेजा, but I never happened to go. Then I remember Saturday था, और कोई हमारा जैसे फ्रेंड had come, कक्कड़ had come, and I was just like मैं handstand push-ups कर सकती हूँ पर तू नहीं कर सकता, so I was showing off body, जैसे अभी वर्कआउट लगाया हुआ था 1-1.5 घंटा, गर्मियाँ थी, पता नहीं क्या था, एंड आई वाज लाइक पहली रैप ही करी, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड गर्दन रिमेन्ड लाइक दिस ओनली, आई थिंक वेंट डाउन एंड आई कुडंट कम अप और समथिंग, या एंड इट वाज लाइक दिस, एंड सब हंसी जाए, ये हंस भी रहे हैं, बड़ी हंसी आ रही थी, वैसे हो गई है वीरा, उसको पीछे से वीरा हाँ क्या किधर, बहुत फनी था। So it was really, so the first thing that I remember, ठीक है मैम ने it got better in like 2-3 days, ठीक हो गया। The first thing that आपने बोला था कि इस पे कोई जर्क नहीं देना, मतलब इसको हिला के मतलब रिलीज नहीं करना और वापस नहीं लेके आना। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि दैट्स प्रोबेबली बिकॉज वो जो ऑलरेडी स्पैज्म में और मसल्स एक्ट करें, उनको रिलैक्स करना है और उनको टेयर नहीं करना, तो तभी उसको, कुछ यहाँ पे सब टेढ़े मेढ़े कायरोप्रैक्टर सब बने होते हैं ना, कोई कायरो है यहाँ पे। और इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, नेक जैसे आपने डिस्कस किया ना, तो हमारे पास बहुत केसेस आते हैं जो जिनका बहुत डैमेज क्रिएट हो जाता है। अभी आजकल तो हर कोई खुद ही कर रहा है ना, एंड व्हेन यू गो टू द सैलून्स तो उनको भी लगता है कि ये तो हम भी पटाखे तो हम भी निकाल देंगे। अब उसमें क्या होता है ना, अब सबसे मतलब इट इज़ बिट ऑफ स्केरी, पर सबको थोड़ा सा स्केयर होके रहना चाहिए कि हमारा जो सेकंड वर्टिब्रा है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसमें ना ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, डेंस बोलते हैं उसको, वो ऐसे जा रहा है नीचे, और यहीं से मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो फोरामेन मैग्नम है, जहाँ पे मेरा रेस्पिरेटरी सेंटर है बेसिकली, तो वो उस एरिया में है। तो अगर उसको हमने ऐसे झटका दिया और वो टूट गया, ऐसे ऐसे होता है वो कि टूट सकता है, बिल्कुल जैसे फिंगर से भी, तो बहुत मोटी है, बहुत पतला स्ट्रक्चर होता है, वो टूट गया तो वो कंप्रेस कर देगा आपके उस एरिया को, रेस्पिरेटरी सेंटर को, एंड इमीडिएटली उसमें पेशेंट फेंट हो सकता है, इवन पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो हम वो चीज़ें, हमें लगता है कि सौखा ही काम है, ये कर दो वो कर दो, तो ब्लंडर्स बहुत लोग करते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये होता है कि प्रोटेक्ट करो एंड देन उसको रेस्ट पे डाल दो। और जो बेसिक हम कर सकते हैं, आइसिंग हम क्यों कर रहे हैं,
आइसिंग का बेसिकली रीज़न क्या होता है कि उस एरिया की, अब नेचुरली तो बॉडी ने वहाँ पे ब्लड सप्लाई रश कर दी ना कि यहाँ पे कुछ हुआ है, तो वो तो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएगा। तो आइसिंग करने से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी जम जाती है बेसिकली। तो उससे क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा स्वेलिंग में नहीं आया, क्योंकि वो तो नॉर्मल नेचर का मैकेनिज्म था ना कि स्वेलिंग होकर खुद ही ठीक होना है। जी अब हमारे पास तो फैसिलिटीज़ हैं, तो उतना स्वेल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जी तो फिर हमने क्या किया, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन। अगर उस एरिया में, अब नेक पे तो कंप्रेशन कर नहीं सकते, लिम्स पे कर सकते हैं, अगर कर सकते तो कंप्रेशन करेंगे एंड देन उसको एलिवेट कर देंगे, ताकि जो स्वेलिंग हुई है वो एलिवेशन के साथ वो निकल जाएगी, उस पार्ट को एलिवेट कर देंगे एंड इमीडिएटली रश टू द फिजियो। राइट। आपने एक ऑफ कैमरा में बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपके किसी पेशेंट को हो गई थी, तो आप थोड़ा कैन यू रिपीट दैट फॉर अस अगेन? एक्चुअली ही वाज अ यंग गाय, 24 years old। तो वही होता है कि नया नया जिम का शौक चढ़ा, जिम करना शुरू किया। तो बेसिकली क्या होता है, द पर्सन हु वाज ट्रेनिंग हिम, तो ये भी कर ले, कुछ नहीं होता, ये भी कर ले, ये भी कर ले, इतना वेट उठा ले। तो वो ग्रेजुअली उसने बड़ी जल्दी इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं पता कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कैसा है, क्या खाता है, कैसे करता है। वो क्या हुआ कि ही वॉज़ वेरी स्ट्रेन्ड, उसको बैक में पेन हो रही थी। तो वो कहता कि पाजी मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ही सेड कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं पटाखे निकाल देता हूँ, अगेन द कायरो वंस। तो उसने क्या किया, उसको बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच दे दिया। तो वो उसको लगा कि कुछ टूट गया मेरा। ही सेड कि क्लिक की साउंड आई। तो देन ही वेंट कि नहीं आज मैं कुछ नहीं करूँगा। घर गया, ही सेड मैं घर गया हूँ और मैं झुक के एग्स बनाने के लिए नीचे से पैन लेने लगा हूँ एंड वो वहीं रह गया। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो दे सेड कि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है पर स्वेलिंग है, हम कह नहीं सकते कि कितना डैमेज हुआ है। तो फॉर फ्यू डेज वो मेडिकेशन पे रहा, स्वेलिंग सबसाइड हुई, MRI अगेन रिपीट हुई। दे सेड इट इज़ पार्शियल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। राइट। तो बाय द टाइम उसकी लेग्स नम होनी शुरू हो गई, दोनों फुट ड्रॉप हो गए एंड नो यूरिन सेंसेशन, बिल्कुल ख़त्म। तो वो ऐसा था कि उसको कि मैं तो 24 years old, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि अब लाइफ ख़त्म है मेरी। तो देन दे डिड सर्जरी फॉर हिम, पर सर्जरी के बाद भी इमीडिएटली तो मूवमेंट आनी नहीं थी। एंड देन द फिजिशियन सेड कि 50% चांसेस हैं कि आप वॉकर के साथ चल लोगे, अदरवाइज वी हैव टू ट्रेन यू विद द व्हील चेयर। जी। एंड इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर द पर्सन। तो वो उसने ना बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया चीज़ों को कि कुछ नहीं करना। तो उसकी ना कज़न सिस्टर मेरे पास आते थे फॉर द ट्रीटमेंट। तो उनके इंसिस्ट करने पे वो हमारे पास आया। मतलब जिस दिन वो फर्स्ट डे हमारे पास आया, उसको 4 लोग गाड़ी में से निकाल के लेके आए थे क्योंकि मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं थी एंड विद द यूरिन बैग एंड ऑल। धीरे 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 वो फिर 2 लोग लेके आना शुरू हो गए। फिर धीरे 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 वो बेटर होता गया। द फर्स्ट डे ही केम, उसने मेरे से पूछा कि मैम मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने बस उसको ये बोला कि तेरी हिम्मत है। तो बोलता मेरे पैर दोनों हिलने शुरू हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो मैंने कहा देख थोड़ा सा, क्योंकि इतना हम कह नहीं सकते होते न्यूरो केसेस में कि एग्जैक्ट कितना डिफरेंस आएगा। मैंने कहा देख मेहनत कर, 19-21 का फ़र्क रह सकता है। तो कहता अगर मैं बहुत मेहनत करूँ तो मैंने कहा आ भी सकता है। तो वो अभी तक भी यही बोलता है, ही इज़ इनटू कॉन्टेक्ट्स। तो वो बोलता है कि मैम अगर आप जो आपने उस दिन वो बात बोली ना कि तुम मेहनत करेगा तो आ भी सकता है, उसी ने मेरे को पुश किया। तो वो पहले 4 लोगों के साथ आ रहा था, फिर 2 लोगों के साथ आ रहा था। धीरे धीरे वो खुद ड्राइव करके आना शुरू हुआ, फिर वो एक्टिवा पे आना शुरू हुआ। और फिर तो मतलब जब वो दोबारा फॉलोअप्स के लिए डॉक्टर के पास गया तो कहता डॉक्टर भी चेयर से खड़ा हो गया उठ के कि तूने ये जादू कैसे किया है। एंड द डे हमने उसको पहली बार विदाउट वॉकर बाहर मूव किया कॉम्प्लेक्स में, हमारे क्लिनिक के बाहर, तो एवरीबडी वाज इनटू टीयर्स एंड एवरीबडी वाज क्लैपिंग। जितने वहाँ पे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं उस एरिया में, एवरीबडी वाज क्लैपिंग एंड इनटू टीयर्स कि ये लड़का कैसे आता था और ये अब किस पोजीशन में है। बट उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। हम तो जो कर ही रहे थे वो फिर उस पर फोकस हो गया था कि मेरे को अब ठीक होना है। एंड व्हेन ही वाज कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट्स, उसके रोज़ ना एक बकेट लिस्ट होती थी कि मैम मेरे को ना जब ठीक हो जाऊँगा ना, मेरे को ना सबसे उसकी बेसिक सी वो क्या थी बकेट लिस्ट, मुझे ना गोलगप्पे खाने जाना है एक्टिवा के ऊपर। एंड देन ही वाज कि मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे अपने मम्मा के नाम का टैटू बनवाना है। एंड देन ही डिड एवरीथिंग, इवन स्काई डाइविंग। वाओ, व्हाट सच अमेजिंग स्टोरीज। आपके पास तो मतलब स्टोरीज की नेवर एंडिंग लिस्ट है। तो मतलब बेसिकली दिस अगेन कम्स फ्रॉम माई फादर कि वो मुझे बोलते होते थे कि देख बेटा मेडिकल प्रोफेशन में है ना,
तो तुम्हारा गोल्ड मेडल यही है कि जब कोई पेशेंट जो है वो कहता है कि डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ करके मैं ठीक हो गया। बिल्कुल। तो वही जो एक वो पापा का पुश है ना, वही फिर ट्रैवल करता है कि मुझे होता है कि जो मेरे पास आया आई हैव टू मेक हिम हेल्दी। बिल्कुल। एंड बट आई फील लाइक कि यू हैव टू मेक देम हेल्दी, बट कई बार बहुत सारे केसेस आते हैं जैसे लाइक आई फील लाइक कि इमोशनली यू हैव टू कीप योर सेल्फ आउट ऑफ इट। मतलब आपको, बिकॉज जहाँ पे आप इमोशनल हो गए वहाँ पर थोड़ा सा आई फील लाइक लॉजिकल ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग लाइक यू सेड। वो इमोशनल वाला पार्ट तो मैम आपको साइड पे रखना ही पड़ता है। मतलब वी हैव टू बी वेरी हार्श विद द पेशेंट। वो तो जब वो ठीक हो जाता है तो वो फिर हमें एक वो हैप्पीनेस होती है। हाँ जी। पर अदरवाइज अगर आप पेशेंट की पेन फील करना शुरू कर दोगे ना तो आप उसको कभी भी नहीं ठीक कर सकते। क्योंकि आपको उसके साथ हार्श भी होना पड़ता है। जब वो गलत कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तब भी बोलना पड़ता है आपको। जो वो पेन में है और मुझे मोबिलाइज करना है तो मुझे करना ही है। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाऊंगी, पेशेंट कभी भी नहीं ठीक होएगा। तो एज अ आई फील लाइक एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इट्स वेरी हार्ड। आई मीन डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन इज सो हार्ड। मतलब सुन के लगता है इट्स अ वेरी आई मीन गुड फील फैक्टर जब पेशेंट ठीक होता है, बट इट्स नॉट। पर जो रोज हाय आती है ना, वो आपको भी अफेक्ट करती है। तो दैट्स व्हाई मेरा भी सुबह यही होता है कि जब मैं उठती हूँ द फर्स्ट थिंग आई डू ग्रेटिट्यूड राइटिंग। मेरी एक हैबिट है बड़े सालों से कि मुझे पहले सुबह उठ के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स मुझे 15-20 मिनट्स का मेडिटेशन करना है। फिर उसके बाद मेरी रूटीन शुरू हो जाएगी। सो जब आप घर जाते हो तो आप मतलब कुछ क्लिनिक से नहीं लेके जाते वापस? इट्स घर जाके माय डॉग इज वेटिंग फॉर मी। तो वो उसका टाइम है। वो मुझे फ़ोन पे अगर मैं बात करूँगी तो वो फिर मेरी जो बैंड बजाती है ना कि तूने कैसे बात की, एंड दैट इज़ थेरेपी टाइम मेरे लिए। कि उसको वॉक पे लेके जाना, आधा घंटा उसके साथ खेलना, वो मेरा डोपामिन रश है। राइट। उसके बाद जो भी करना है। जी very nice. I've also seen you ma'am work with a lot of young kids, एकदम छोटे बच्चे जो मतलब एक केस मुझे याद है जब मेरा नीका हुआ था तो एक लड़की आती थी आपके पास जो बैठ नहीं पाती थी। लाइक शी वॉज वेरी लिटिल, आई थिंक शी 1 or 2 years old। और मैंने मतलब उसको विद इन लाइक 6-7 months, मैं तो इतना रेगुलरली नहीं आई बट जब मैं थोड़ी देर के बाद आती तो उसमें आई सॉ प्रोग्रेस। सो आप ऐसे काफ़ी सारे केसेस के साथ डील करते हो एंड आई मीन आई हैव हर्ड पेरेंट्स आपके काफ़ी बार कि ठीक हो जाएगी सब। मतलब कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, बहुत दूर से 2-2 घंटे दूर से पीपल कम टू यू। सो आई मीन आई एम श्योर दैट सुना ही है उन्होंने कहीं से। सो हाउ डू यू डील विद लाइक, क्योंकि बच्चों के साथ डील करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप उनको एक्सरसाइजेस पे नहीं डाल सकते जैसे हम कर रहे हैं। अब बच्चे को तो समझ नहीं है ना, तो आपको एक प्ले वे में वो करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुझे एड इसलिए हो जाता है कि बेसिकली माई मास्टर्स इज़ इन न्यूरोलॉजी। तो उसमें पीडियाट्रिक न्यूरो एक हमारा पार्ट आ जाता है। तो उसमें डीलिंग बताई जाती है कि जो हमारे जितने भी किड्स हैं जिनको कोई स्पेशल किड्स हैं या फिर जिनमें कोई वैसे मस्कुलर इशू है तो कैसे उसको ट्रीट करना है। थोड़ा सा मेरा और उसमें इंटरेस्ट बनता गया बिकॉज आई स्टार्टेड माई PhD इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। तो हम बिहेवियर पे, उनके नेचर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कॉग्निशन पे बहुत काम करते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइजेज ने तो उनको ठीक करना ही होता है, पर हमें उसको प्ले वे के मोड में लेके आना पड़ता है, तभी बच्चा जो है वो रिकवर करता है। वरना आप उसको बोलोगे रोज लेग ऊपर लेग नीचे, लेग ऊपर नीचे, वो नहीं करेगा, वो इरिटेट हो जाएगा। एंड किड्स दे डू, वो स्क्रैच भी कर देते हैं, बाइट भी कर देते हैं। तो हमें वो वही अगेन द पेशेंस, वो हमें पहले ही सिखाया जाता है एथिक्स में कि पेशेंट पेन में है, वो कुछ भी करेगा, आपको उस पर रिएक्ट बैक नहीं करना है। हाँ, आपको उसको स्ट्रांगली मना करना है, करने भी नहीं देना है कि हाँ पेशेंट कुछ भी कर ले। तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चा डर भी जाए थोड़ा सा, और वो इतना भी ना स्केयर हो कि वो आपके पास ही ना आए। तो यू हैव टू हैंडल दैट वे। राइट, बिकॉज आई हैव सीन इट कि क्योंकि बच्चों के साथ मतलब जो बच्चा बोल ही नहीं सकता, somebody cannot speak, how do you know converse या कैसे। अभी आई थिंक लास्ट वीक की बात ही है, कोई आई थिंक आप बॉल फेंकने को बोल रहे थे किसी बच्चे को, एंड आई थिंक आई डोंट नो सम मसल मेमोरी यू मस्ट बी वर्किंग विद। तो आई वाज जस्ट सीइंग कि मतलब काफ़ी मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे हमें वो बोलेंगे कि हाथ उठाओ मत उठाओ,
इधर करो, ये रेंज चेक करेंगे। और उसके लिए बच्चों हमें के लिए पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ते हैं कि अगर मुझे ओवरहेड एक्टिविटी करानी है तो हम कैच एंड थ्रो करवा देंगे। हाँ जी। एंड अगेन हमें ना लगता है कि ये माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चों में कि 3 मंथ्स पे आपका नेक कंट्रोल आ गया, 6 मंथ्स पे आपने सपोर्टेड स्टैंडिंग शुरू कर दी, बट जो बच्चा अफेक्टेड है ना उसमें ये जो माइलस्टोन्स नेचुरली नहीं आएंगे। तो कई बार हम वो चीज़ें इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि वो नेचुरली डेवलप नहीं हुई उसमें। राइट। तो वो जैसे से आपने बोला सिटिंग नहीं कर पाता था बच्चा, हाँ जी। तो वो हाँ जी। उसमें क्या था, वो जो इंडिपेंडेंट सिटिंग थी नहीं बच्चे में, जी तो उस पे हम काम कर रहे थे कि उसकी इंडिपेंडेंट सिटिंग आए। जी जी। तो वो थोड़ा सा हमें उसके लिए अलग से जो थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट्स टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ करनी जी। पड़ती हैं। जैसे जो मेरा सबसे पहला व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग 10 years बैक, तो एक जो सबसे पहला मेरे पास ऑटिस्टिक किड था, उसको ही वाज 16 years old और उसके फादर वाज इन नेवी। तो उसका क्या था कि ही वाज ऑन, मतलब कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ था। तो उसकी बहुत सारी सर्जरीज हुई, बहुत कुछ हुआ। मेरे से पहले उसको माय मेंटर, माय पीएचडी गाइड वो देखते थे। तो फिर ही वाज बिजी, तो उन्होंने वो केस मुझे दे दिया। तो आई थिंक 2 years मैंने उस पर काम किया। एंड आफ्टर 2 years जब उसके पापा आए तो वो तब तक वॉक करना शुरू हो गया था। तो द फर्स्ट बेस्ट फीलिंग जिसने मुझे पुश किया ना कि नहीं करना है इस फील्ड में बहुत कुछ अभी, वो ये थी कि मैं उसको ना रूम में एक्सरसाइज करवा रही थी। उसके पापा आए, उन्होंने ऐसे डोर नॉक किया एंड वो बच्चा वॉक करके, मतलब बहुत अच्छी वॉक नहीं कर पा रहा था पर एटलीस्ट वॉक करके जा रहा था। राइट। तो वो वॉक करके गया, अपने पापा को उसने हग कर लिया, पापा पापा। Right. एंड उसके फादर जो टीयर्स में थे ना, Right. ही वाज थैंक यू, आपकी वजह से आज मेरा बच्चा पहली बार चल के मेरे पास आया, वरना मैं इसके पास जाता। Wow. वाओ, तो ब्यूटीफुल। वो एक सबसे पहली सक्सेस स्टोरी थी मेरी। अमेजिंग। ओके मैम, ऑटिज्म के बारे में, लाइक लेट्स से समबडी हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट ऑटिज्म, क्या होता है ऑटिज्म? बेसिकली जो पहले मतलब पीडियाट्रिशियंस मान के चलते हैं, दे से कि इट इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, बट एक्चुअली इट इज़ बिहेवियरल, बट मोटर डेवलपमेंट भी इसमें अफेक्ट होती है। बेसिकली क्या क्या इफेक्ट होता है, जो बच्चा ऑटिस्टिक है उसका टैक्टाइल सेंसेशन नहीं होएगा, मतलब टच का उसको प्रॉपर या तो बहुत हाइपर होएगा या हाइपो होएगा। राइट। हो सकता है दोनों चीज़ें ही हों एट अ टाइम, कभी हाइपो कभी हाइपर। वेस्टिब्यूलर पार्ट उसका लॉस्ट होएगा, मतलब उसको चीज़ें ऐसे नहीं दिख रही जैसे मैं अभी बैठी हूँ, सब चीज़ें स्टिल हैं, उसको दिखेंगी ऐसे या ऐसे किसी भी उसमें। तो उसमें क्या हो गया कि अब बच्चा क्या करता है, वो इधर उधर भागता है। वो इसीलिए भागता है बिकॉज उसको चीज़ें स्टेबल नहीं दिख रही, तो वो अपनी पेस मेंटेन करने के लिए भागता है। नेक्स्ट थिंग इज प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन नहीं होती। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन इज जॉइंट पोजीशन सेंस। तो मेरे जॉइंट्स की जो मुझे नहीं पता चलेगा, यूजुअली मुझे पता है कि मेरे एल्बोज यहाँ पर है, मेरे हैंड्स यहाँ पर है, मेरे नीज नीचे हैं। अगर मुझे अभी ऐसे बैठे बैठे लगे, पता ही ना चले मेरे जॉइंट्स कहाँ पर है, मैं फील ही ना कर पाऊँ, तो मैं ऐसे करके झटकाऊंगी ना उसको, जैसे हमारा पैर सो जाता है तो हम करते हैं। तो अब वो उसी चीज़ के लिए बच्चा क्या करता है, फिर ऐसे ऐसे उसको फील करने के लिए जॉइंट्स को। राइट। तो बेसिकली इसमें तीनों पार्ट्स ये उसके अफेक्ट होते हैं। दे आर वेरी फिजिकल, जिसके ऊपर एक फिजियोथेरेपिस्ट को काम करना होता है। उसके साथ कॉग्निशन अफेक्टेड होती है। अगेन हर ऑटिस्टिक बच्चे में कॉग्निशन पूरी अफेक्ट नहीं होती। दे आर वेरी स्मार्ट। बेसिकली उनका वायरिंग सिस्टम डिफरेंट है हमसे, एंड दे आर वेरी फोकस्ड। जिस डायरेक्शन में लगा दोगे वो लग जाएंगे उसमें। तो अगेन उसको हमें असेस करने के लिए वी हैव इंडियन असेसमेंट स्केल फॉर ऑटिज्म। So different countries have different assessment scale? एग्जैक्टली, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, आपकी जोग्राफी डिफरेंट है। तो ऑटिज्म में हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। तो आप कैसे रह रहे हो, कैसा आपका रहना है, खाना है, उसके हिसाब से भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट्स वाई डिफरेंट स्केल्स होते हैं। बहुत सारे स्केल्स हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल वन, द सेम वन आई एम यूजिंग फॉर माई PhD। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम लिस्ट है, हम उसको फिल करवाते हैं पेरेंट्स से। इंडिविजुअली आपको डिस्कस करके नहीं करना है, बिकॉज हर बंदा बच्चे को अलग नज़र से उसके प्रॉब्लम लिस्ट को देख रहा है। तो उसमें ग्रेडिंग होती है 0 1 2 3 4 5। तो वो उसको फिल करेगा। पेरेंट्स, सिबलिंग, इवन इफ़ द केयर टेकर इज़ देयर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ से, तो उसको हम फिल आउट करवाएंगे। जब हम उसको फिल आउट करवाते हैं तो उसका हम एक एवरेज निकालेंगे स्कोर का, उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे, दिस इज़ माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। राइट। एंड अगेन एक तो हमने ये कर दिया वहाँ से, दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम लिस्ट आई उसी के हिसाब से उसका एक प्रोटोकॉल क्रिएट होएगा। राइट। एंड वी हैव पेशेंट्स जिनका हम इतना कर देते हैं कि फर्स्टली दे आर रोबोट लाइक, एंड धीरे धीरे वो नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल स्कूल में जाना, सब कुछ
कर देते हैं। ओके आई हैड वन किड जिसका क्या था कि उसके स्कूल में हमने बड़ी लंबी सारी लड़ाई लड़ी हुई है कि देवर सेइंग कि दिस इज स्पेशल किड, माइल्ड ऑटिज्म, तो नहीं जी आप इसको स्पेशल स्कूल में डालो। अब उसके जो आपको कि उसमें इतना कैलिबर था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, एक मैथ्स में एवरेज था, बाकी हर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा था, तो आप उसको स्पेशल स्कूल में डालोगे तो उसका तो उतना लेवल है ही नहीं है ना। राइट तो देन हमारे ना जो CBSE बोर्ड है उसमें दे हैव अ स्पेशल क्लॉज जो कहता है कि अगर बच्चा एक एवरेज स्केल के ऊपर है तो हम उसको नॉर्मल स्कूल में डालेंगे। एवरी स्कूल हैज़ अ विंग जहाँ पे दे हैव टू एंटरटेन द किड्स जो जिनको ऑटिज्म या और कोई भी इशू है। राइट तो हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी पेरेंट्स के साथ, क्योंकि एक्चुअली द कॉलेज की स्कूल की गलती नहीं थी, दे वर वेरी कीन टू कीप द किड, बट द थिंग वाज कि जो पेरेंट्स होते हैं ना उनका प्रेशर जी कि ये तो जी नॉर्मल नहीं है, हमारा बच्चा भी ऐसे करेगा। तो हमने उसकी क्लास के सब बच्चों को बुला के, पेरेंट्स को बुला के, उनको पहले पेरेंट्स को अलग से समझाया, बच्चों को अलग से समझाया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड नाउ ही इज़ इन आई थिंक 9th और 10th स्टैंडर्ड वो लड़का, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड। और जबकि बात है ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, और एक पॉइंट पे उसके पेरेंट्स उस पर आ गए थे कि हम गिव अप कर रहे हैं, जो करेंगे हम घर पे पढ़ा लेंगे उसको। एंड ही इज़ ब्रिलियंट किड। Wow. Ma'am, I also want to ask you, so a lot of people confuse Down syndrome with autism. टोटली डिफरेंट। Totally different. So आप थोड़ा सा elaborate करोगे इस पे प्लीज? डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, जो सिंपल तरीका है देखने का, डाउन सिंड्रोम में बच्चे का हेड साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो बेसिकली वो CSF फ्लूइड के साथ रिलेटेड है। और ऑटिज़म बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसका कॉग्निशन इफेक्ट हो रहा है। एंड डाउन सिंड्रोम पीपल दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इमोशनल। हमारे यहाँ पर ना पिंगला घर है जी, कपूरथला रोड पे जी, वहाँ पर वी यूज़ टू विजिट। बेसिकली हम एक NGO रन कर रहे हैं साथ करके स्पेशल किड्स के साथ, तो उसके साथ हम थोड़ा एसोसिएटेड थे, हम वहाँ पे बच्चों के पास जाते हैं, तो वहाँ पे उनके पास बहुत अच्छे डाउन सिंड्रोम के मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, बड़े ईजीली कर लेते हैं। बेसिकली वो हेड साइज़ बड़ा होने के कारण उनको दिक्कत होती है, एंड वी हैव अ क्योर फॉर दैट ऑल्सो। अभी तो बड़े आराम से डाउन सिंड्रोम में VP शंटिंग हो जाती है, जो फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा है वो ड्रेन आउट हो जाता है हमारे एब्डोमेन में, और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो उसमें ऐसे जो ऑटिज़म के बच्चे में जो फीचर्स आ रहे हैं कॉग्निशन के, बिहेवियर के, वो इतने ज़्यादा नहीं होते। राइट। उसका बेसिकली डाउन सिंड्रोम के बच्चे में अगर आएंगे भी तो वेरी माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। एंड अगेन जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होएगा उसके में भी कहीं ना कहीं उसके बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होंगे। अगेन ऑटिज्म के साथ भी कई बार CP मिक्स होता है, सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें उसके आर्म्स एंड हैंड्स की मूवमेंट अफेक्ट होती है। तो एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट, तो हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। राइट। Very Very interesting. interesting. I think this will be very interesting for everybody to whoever's watching or listening to the podcast. And I think a lot of people like India में जैसे बाहर काफ़ी सारे facilities हैं with especially people who have autism, and like autistic kids are going to college and universities and doing really well for themselves. But India में it's the first thing that other people actually घर वाले parents of course are supportive, but बाहर the battle is a little harsher because people are like ये normal नहीं है, and उससे भी ज़्यादा अगर हम उसमें जाएं ना, मतलब द वर्डिंग इज़ नॉट एक्चुअली बोलनी नहीं चाहिए, बट ये हमारी सोसाइटी का बिटर ट्रुथ है कि उनको हर बच्चा जो स्पेशल नीड्स के साथ है या इवन CP है पर वेरी इंटेलिजेंट कुछ भी नहीं है, उनको हर बच्चा MR लगता है, मेंटली रिटार्डेड लगता है। तो दे से कि ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। इट इज़ वेरी हार्श वर्डिंग यू आर यूजिंग फॉर अ पर्सन। कई बार वो बच्चे इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं और इतना हम नहीं सोच पाते जितना अच्छा वो बच्चे कर जाते हैं। जी जी। तो वो एक अलग से बेटल है। एंड अगेन अब मेरे पास आपने भी देखा होगा कि किड्स आ रहे हैं, अब आप पेरेंट्स से पूछ रहे हो है बेचारा की हो गया सी, सो दिस इज मतलब वाई यू आर डूइंग दैट, है ना। आप उनको नहीं चाहिए सिंपैथी, उनको नहीं चाहिए एक वो विक्टिम कार्ड वाला। वो बड़े नॉर्मली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जो बहुत नॉर्मली लेते हैं कि अच्छा इसको ये दिक्कत हो गई थी एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर ओके। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसमें ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। बट अगेन द सोसाइटी प्रेशर हर किसी को यहाँ पे बेचारा बना देना है। जी जी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं उस चीज़ को नॉर्मल लेते कि आप अगर कोई बच्चा है ऐसा, या इवन बच्चा नहीं वो बड़ा भी हो जाएगा, क्यों उसको ऐसा दिखा रहे हो कि वो बेचारा है। जी। मेरे पास एक DMD का बच्चा आता था, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब वेरी
एक अलग से तरीके की कंडीशन है ये, जिसमें क्या होता है कि मदर इज़ द कैरियर, मदर में वो जीन है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके जी। आगे गर्ल चाइल्ड में जीन आएगा बट शी विल बी नॉर्मल, बट जो मेल चाइल्ड है वो जैसे ही 3-4 ईयर्स का होएगा वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, जैसे गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे से उठ के नहीं बैठ पाएगा, एंड उसके धीरे धीरे मसल जो हैं वो बहुत वीक होते जाएंगे। तो उसका एक ही क्योर है कि अब उसमें एक डिस्ट्रोफिन करके होता है, हमारा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में से मिस होना शुरू हो जाता है। तो अब उसका एक ही क्योर है कि आपको हमेशा एक्सरसाइज करते रहना है। आप करते रहोगे तो सिचुएशंस बेटर रहेंगी, अदरवाइज दे से कि बच्चे की जो एज है वो 20-25 ईयर्स तक रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी मसल्स चले जाते हैं। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मसल्स पे, सब चीज़ों पे काम करते रहोगे तो काफ़ी बेटर बच्चे का जो है वो लाइफ स्पैन हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें अफेक्ट हुआ है, किस स्टेज पे आप उसको लेके आए हो। राइट। तो काफ़ी साल पहले से वो बच्चा मेरे पास आता है, अब तो मतलब वो बड़ा हो गया तो वो खुद ही वर्कआउट वगैरह कर लेता है। तो वो जब आता भी था ना तो थोड़ा सा वो ना ऐसे पैरों पे टो वॉकिंग करता है, तो जो भी आएगा हाय की हो गया बेचारे नू। मतलब वो बहुत इंडिपेंडेंट बच्चा था, वो खुद से डोर होल्ड करके अपने वॉकर के साथ आगे आ जाएगा, बट नहीं हमें उसको सिंपैथी देनी है, ला मैं तेनू अंदर वाड़ देना है, मैं आ कर देना, बट व्हाई यू हैव टू डू दैट। आप जब उसको वो चीज़ करवा रहे हो तो आप उसको फील करवा रहे हो कि वो नॉर्मल नहीं है। जी। जब वो आपसे हेल्प मांगे तब दो ना हेल्प आप उसको। जी, जब जी। वो हेल्प मांग ही नहीं रहा है तो क्यों दे रहे हो? जी। एंड आपको क्यों सुननी है कहानी किसी की कि उसको क्या हुआ था? करेक्ट। आप एक ट्रॉमा में डाल रहे हो ना पेरेंट्स को। मेरी पीएचडी का ही पार्ट है केयर गिवर बर्डन स्केल। तो बच्चा तो अफेक्ट हो ही रहा है, पर उसका मेंटल प्रेशर मदर पे कितना है या फादर पे कितना है इकोनॉमिकली, उसमें दो पार्ट्स है, एक तो मेंटल प्रेशर और एक इकोनॉमिक बर्डन। वो कितना है? वो ऑलरेडी एक बैटल रोज लड़ रहे हैं, आप ऊपर से और उनको आके शुरू कर रहे हो कि मुझे कहानी सुनाओ, एंड दे आर स्ट्रेंजर्स, आपको कुछ नहीं लेना देना उनसे, पर आप उनकी बैटल टफ कर रहे हो। दिस इज़ बहुत ज़्यादा है ये चीज़ यहाँ पर सोसाइटी में। आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये लोग सिंपैथी दिखाते हैं ये उनको पता नहीं है, उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि बिल्कुल। और मेरे हिसाब से जब भी कोई ऑकवर्ड हो जाता है ना, मतलब अगर मुझे पता नहीं क्या करना है तो सबसे पहले कहूँगा हाय बेचारा, मतलब एग्जैक्टली ना मुझे किसी ने बताया कि कैसे बिहेव करना है, कि वो अपनी बैटल लड़ रहे हैं, जैसे आपने मुझे समझाया। बहुत लोग होते हैं उनको वो कहते हैं अच्छा ऑकवर्ड हो गया हूँ, क्या करूँ, इसको हेल्प कर देता हूँ, चल तू बैठ जा, हाय बेचारा। वो वहाँ दिक्कत आ जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट जनरल सोसाइटी के भाई ये बहुत देर से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है और चलता आएगा। यू नीड टू बी लाइक नॉर्मली बिहेव करना है, कोएग्जिस्ट करना है यार। मतलब not everything is a straight line ना, मतलब or not everything is perfect, and like you said, disability is somebody's disability is visible and somebody's and people like what is it you ये put it better, मतलब डिसेबिलिटी कईयों की होती है जो दिखती है, एग्जैक्टली है ना, कईयों की जो मेंटल डिसेबिलिटी वो तो दिखती नहीं थोड़ी दिख रही है, ना। वो देखने को बंदा मेरे नॉर्मल है, पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। सो वही जो आप कह रहे हो कि एजुकेट करना, वो हमने पहले तो मतलब आई वाज यंग तो तब तो लगता था कि ये क्यों बोल रहे हैं, मैं डांट देती थी सामने। अब मैंने क्या करना शुरू किया कि वो पेशेंट मेरे पास तो आ रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब वो बच्चा वहाँ से चला गया तो मैं फिर उस बंदे को कि मैम सर ये ऐसे है, तो आई थिंक आप उनकी तब हेल्प करोगे जब आप उनको नॉर्मल बिहेव करके ऐसे एक्ट करोगे कि दिस इज़ नॉर्मल, तू भी नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ। तो आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसका कॉन्फिडेंस रेज कर रहे हो। तो जब हमने अभी ये स्टार्ट की है चीज़, कुछ लोग तो देखो अब उनको नहीं समझा सकते, वो दीवार में सर पटकने वाली बात है, बट मैंने देखा है कि मैनी पीपल दे आर वेरी वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, और वो आपके साथ ऐसे तरीके से जब वो नेक्स्ट टाइम बच्चे को मिलते हैं वो करते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली वो चीज़ कर जाता है जी। तो कहीं ना कहीं आप उसका कॉन्फिडेंस रेज कर रहे हो कि इट्स ओके जी। वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, हल्लाशेरी जिसको बोलते हैं बड़ी ज़रूरी है। हल्लाशेरी आई थिंक सुमनदीप मैम ने बहुत लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों को दी है, एंड I think it's like the list is endless, and what would we do without you, to be honest? Actually that comes from again my पापा, क्योंकि वो उन्होंने शुरू से ही ना एक वो पुश होता है ना, हाँ मेरा शेर पुत, जैसे एग्जाम्स होते तो ही यूज्ड टू कॉल इन द मॉर्निंग, कितना शेर तैयारी है, फिर नेवर ही लास्ट की कुछ रह गया या आ लै जी ओ लै जी,
ऑलवेज इज लाइक मेरा शेर पुत, मैंने पता तू कर लेना। तो वो चीज़ मेरे अंदर इनबिल्ट है कि यार अगर कुछ और नहीं कर सकते हो ना तो किसी को पुश तो दे दो। तो वो जो पुश होता है वो सब चीज़ें वैसे ही नॉर्मलाइज कर देता है। एंड अगेन आई थिंक आई एम वेरी लक्की कि वही चीज़ मेरे हस्बैंड में भी है। तो उनका भी यही रहता है कि मैं कहीं पर थोड़ा सा हो जाऊँ कि ये कैसे करेंगे, तो ही इज़ लाइक कि मैंने पता है, मैंने कॉन्फिडेंस है कि तू कर लेना। तो जब यू हैव 2 men एट द बैक जो हमेशा आपको ये कहते हैं कि तू कर लेगी, तो फिर आपको लगता है कि आप कर ही लोगे। एंड देन अगेन वो चीज़ आप आगे भी वर्ड में डिलीवर करते हो। जी जी। वेरी इंटरेस्टिंग। Can we talk about your new clinic that is coming up? Yeah, sure. चलिए। So your new clinic is coming up. Yeah. So it was I think हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कब खुलेगा और फाइनली खुल रहा है। तो फिजिकल थेरेपी लाइक चेंजिंग लाइव्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ऑल्सो आई फील लाइक ये जैसे नया क्लिनिक खुल रहा है इसमें आपकी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। यू विल बी एबल टू डिलीवर लाइक बेटर सर्विसेज। आई डोंट थिंक जिस तरीके से आप एक सर्विस को डिलीवर करते हो वैसा मैंने आई डोंट थिंक एनीबडी डज इट। एक्चुअली आई जस्ट डू माई पार्ट। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे को होता है कि आई हैव टू डू द बेस्ट। बस मैं वो चीज़ करती हूँ कि जो मेरी ड्यूटी है। बिकॉज लॉट ऑफ नॉलेज आई फील लाइक कि जो मतलब द वर्ल्ड इज डूइंग you are doing the same. It's not that क्योंकि क्या होता है कि we think that we are sitting in Jalandhar, lot of people think कि यहाँ पे मतलब क्या available होएगा, but the knowledge that आपके पास जो knowledge है that you're comprised of is something else. And like sometimes I get amazed. आज ये podcast करते करते I'm so like amused that you know like there's so much knowledge in you and there's so much that you know, and people also need to know that you know all this, you know, like जैसे kinesiology, needling, cupping, where you name it, you know this therapy, and probably like people like कि आप कहाँ जाते हो, ये कराते हो। I don't talk about it too much, but like the amount of knowledge that you have and the way you treat smaller like हमारी इंजरी तो इतनी नहीं होती, but जो आप you know deal करते हो वो मतलब it's next level, like you're close to like it's like you know like you experience क्योंकि like it's like a godly experience कि आम नहीं चल रही, लात नहीं चल रही। of course if somebody is going to come to you in distress and be like मैम मेरी तो मतलब लाइफ खत्म है, तो सीधा चल ही नहीं पा रही, and what you do and like you literally it's like rebirth. and sometimes I'm just like कि मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ क्योंकि मुझे था कि मैं I don't think I'll ever, एक बार मैं आई थी आपके पास गर्दन के साथ, एक बार आई थी मेरा हाथ ही यहाँ पे रह गया था, एक बार नी के साथ, एक बार नी के साथ। so many instances have happened and like I feel like I don't even remember anymore. like today only I was asking Sid कि कौन सी लेग में चोट लगी थी, अब मेरे को फील नहीं हो रहा। so thank you for being a part of our lives and adding value to this city, because what would we do without you? Agreed. मेरे थोड़े क्वेश्चन है। हाँ जी, क्विक से क्वेश्चन है, मैं आपको पूछूंगा 2 एक्सरसाइजेज जो आपको लगता है सबको करनी चाहिए when they go to a gym. बेसिकली सबसे पहले पोस्चर सेटल करने के लिए, क्योंकि हम सब स्टूप्ड हैं। हाँ. तो श्रग्स एंड रिट्रैक्शन, अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हो तो आप जो भी उसके बाद कर रहे हो आप राइट फॉर्म में करोगे। अदरवाइज आप झुक के ही सब कुछ करोगे और सारा कुछ आप गलत करोगे, चाहे 2 घंटे लगा लो उसमें। राइट, श्रग्स एंड रिट्रैक्शंस, तो बेसिकली पीछे को उसको 2 एक्सरसाइजेज जिनकी इंजरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हाई रिस्क ऑफ इंजरी है, जो कर लेनी चाहिए बट बड़े ध्यान से। बेसिकली जितनी भी आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो जब आप, तब या फिर आप बैक के साथ कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप डेडलिफ्ट्स लगा रहे हो या आप स्क्वैट्स कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें ही। बट आपको उसको ग्रेजुअली रेज अप करना है। अगर आप उसको ऐसे ही कर लोगे कि वो बंदा कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर आप गलत कर रहे हो। पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ देख के आपको डेडलिफ्ट तक पहुँचना कैसे है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जर्नी। आपको फुल स्क्वाट तक पहुंचना कैसे है और आपको कैसे वेट को, बेसिकली जो हम आरएम कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। राइट, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करके तब होएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। एंड वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं दोनों चीज़ें, बट करनी है आपको राइट टेक्निक के साथ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट ही डाल के करनी है, वो गलत अच्छे से करनी अच्छे से करनी है। अब थोड़े वेट के साथ नंबर ऑफ रेपिटेशंस, अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ में क्या है, आप हैवी वेट उठा रहे हो एंड अगेन इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड्योरेंस में आप
RM कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी 1 RM कितनी है, RM मीन्स रेपिटेशन मैक्सिमम हमारी, हमने वो कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हम RM के साथ चल रहे हैं, हम 3 सेट लगा रहे हैं, ठीक है, मिनिमम RM के साथ, तो उसमें क्या हो गया, स्ट्रेंथ भी बन गई एंड एंड्योरेंस भी बन गई, एंड ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज योर RM, तो फिर कुछ नहीं होएगा। तो मतलब 60-70% ऑफ RM के आसपास हम रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि बहुत बुरी हालत है, खलियाँ पड़ी हैं, मसाज करवा लो, कितनी इफेक्टिव है एक मसाज? इट डिपेंड्स कि आप एक सर्टिफाइड मसाज थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो कि नहीं। आई थिंक वेरी लेस आर देयर, मेरे को वैसे आइडियली नहीं पता कोई है कि नहीं जलंधर में। तो अगर आप सिर्फ रबिंग करवा रहे हो, रगड़ रहे हो मसल को, तो वो आप डैमेज क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, डैमेज क्रिएट कर रहे हो? एग्जैक्टली। क्यों, क्या होता है ना, एक थोड़ी सी मसल साइंस में जाते हैं कि हमारी बॉडी में एक्टिन मायोसिन करके फाइबर, जो हमारे हर मसल में फाइबर्स हैं, एक्टिन मायोसिन ऐसे करके मूव करता रहता है। तो जब मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो ये नॉर्मल मूवमेंट चल रही है। अब मैंने बहुत सारा वर्कआउट किया, तो वर्कआउट के टाइम पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में आ गया मसल, वहाँ पे लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा वियर एंड टियर हुआ, डेब्रिस इकट्ठा हुआ, और वहाँ पे बैंड्स बनने शुरू हो गए, वो मसल थोड़ा टाइट हो गया। वहाँ पे लिम्फ की सर्कुलेशन एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा आई, कहीं ना कहीं रुक गई, क्योंकि वो हमारी बॉडी प्रॉपर सर्कुलेशन में तो चल नहीं रही। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगी, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारा कुछ आ गया जो नहीं था। तो जब ये मसल मूव कर रहा है तो यहाँ पर वो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, वो ऐसे फंस रहे हैं, अदरवाइज वो ऐसे आराम से जा रहे हैं। गॉट इट। तो अगर मैं उसके ऊपर रबिंग कर रही हूँ, आप यहाँ पर एक क्लॉथ रख दो, उसमें थोड़ी सी रेत डाल दो, ऊपर फिर क्लॉथ रख दो और उसको रगड़ो हाथ से बाहर से, तो अंदर रबिंग हो रही है बहुत सारी। अगर आप रेत निकाल दोगे और क्लॉथ्स को ऐसे ऐसे करोगे तो वो बड़े आराम से जाएगा। द सेम थिंग यू आर डूइंग जब आप उसको रबिंग कर रहे हो। एक अच्छा मसाज थेरेपिस्ट अगर आपको मिल जाता है तो उससे अच्छी कोई टेक्निक नहीं है। वो क्या करेंगे, वो आपके मसल्स को पैल्पेट करके फील करेंगे, एंड जहाँ पर वो डेब्रिस है वो पैल्पेट करके हमें भी फील हो जाता है, मसाज थेरेपिस्ट को भी फील हो जाता है। अगर वो उसको वहाँ पे उस बैंड को तोड़ के उसको लिम्फेटिक सर्कुलेशन में डाल देंगे तो उसके जैसी कोई थेरेपी ही नहीं है। बट अगेन वो क्वैक नहीं होना चाहिए। ये नॉट्स आर सिमिलर टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? नॉट्स जो होते हैं, नॉट्स ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। दिस इज अ बैंड। ओके। अगेन अगर अभी के लिए हम क्या हेल्प कर पा रहे हैं उसमें कि अगर मसाज थेरेपिस्ट नहीं है तो वी हैव सिलिकॉन वैक्यूम रिलैक्सेशन। उसके साथ भी हम सेम ही चीज़ करते हैं। जैसे हम आप में वैक्यूम कर रहे हैं तो कहीं एक पॉइंट पे आके आपको लगता है ना कि ये पेनफुल है, यहाँ पे वैक्यूम चल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम वैक्यूम लगा के छोड़ देते हैं। तो जब हम लगा के छोड़ते हैं तो क्या होता है, वैक्यूम क्या करता है, वो सक्शन क्रिएट करता है, तो आपके मसल्स की लेयर्स अलग अलग हो गई। अब जब वो लेयर्स अलग अलग होगी तो पीछे से लिम्फ का, ब्लड का फ्लो आएगा, और वो फ्लो के साथ वो नॉर्मली ड्रेन होके चला जाएगा। उसके बाद जो रह गया उसको हम एवैक्यूएट कर देंगे विद द मूवमेंट, तो वो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा उसमें। मुझे आज पता चला कि वो वैक्यूम क्या करता है। मतलब विजुअली आपने बताया ना, लेयर्स इकट्ठे, मतलब बेसिकली हमने वो ब्लॉक्ड चीज को खोल दिया ताकि उसके अंदर बाहर मतलब ब्लड सर्कुलेशन वगैरह। एग्जैक्ट। उसमें भी एक अगर थोड़ा सा और डीप जाएं तो क्या होता है कि ऐसे होता है हमारा सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल मसल, डीप फेशिया, डीप मसल, इसके बीच में से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, आर्टरीज, वेन सब निकल रहे हैं, ठीक है, लिम्फ भी निकल रही है। तो जब भी हम रेपिटेशंस करते हैं, ओवर यूज करते हैं मसल का, इवन मैं सारा दिन सीधे बैठी हूँ वो भी तो ओवर यूज ही है ना, मैं लैपटॉप पे वर्क कर रही हूँ वो भी ओवर यूज है, जिम में काम कर रही हूँ वो भी ओवर यूज है, किचन में एक लेडी खड़े होकर सारा दिन खाना बना रही है वो भी ओवर यूज है। तो किसी भी तरीके का जो ओवर यूज है जब वो होता है तो ये लेयर्स आपस में स्टिक हो जाती हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो जब वो लेयर स्टिक हो गई तो मेरा क्या काम है, सक्शन क्रिएट किया, उसको रिलीज कर दिया। कई बार हमें सक्शन क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं होती, हमारे पास मोडेलिटीज मशीन्स होती हैं जिसके साथ वो सर्कुलेशन बेटर कर देती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके साथ हमें उस सर्कुलेशन को रेगुलेशन में लेके आना है, एंड इट वर्क्स। I also have a question on this point. Like जब मैं आपके पास आती हूँ, आई डू फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट एवरी मंथ, और वैसे मैं करना चाहती हूँ ट्वाइस अ मंथ, बट आई डू इट वंस अ मंथ। अभी करोगे आप? हम अभी करेंगे। रोज ही ना पहुंची हो। So it's more of a like it's not an injury. So a lot of people, you know, a few times that मैं आपके क्लिनिक पे थी, lot of I got calls from people कि सब ठीक है, आप जैसे फिजियोथेरेपिस्ट like सुमनदीप मैम के क्लिनिक पे थे। So like how do I explain to people that you can take physiotherapy for just
रिकवरी एंड मेंटेनेंस लाइक आपके टीम के पास जब भी मैं जाती हूँ तो कई बार वो पूछते हैं कि आपको क्या हो गया है, सर कुछ नहीं, डेंटिंग पेंटिंग, सो मंथली डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई हूँ मैं. सो हाउ कैन पीपल इनकॉर्पोरेट फिजियोथेरेपी और कपिंग, मे बी नॉट कॉल्ड लाइक cupping or needling or whatever therapy just to relax their body like as a क्योंकि हमारे पास like you said sports massage यहाँ पे नहीं है, और anyways I am not a very comfortable person with massages, so मुझे होता है कि vacuum करवा लिया and then so how do we normalize the taboo the taboo कि actually again यहाँ पे क्या होता है ना, there is one term called preventive care जो अभी हम बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें क्यों वेट करनी है कि एक प्रॉब्लम आएगी और फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे. कुछ चीज़ें मुझे पता है, अभी हम इस पे बहुत हाईलाइट कर रहे हैं. अभी जो हम अभी रिहैब यूनिट ओपन कर रहे हैं उसमें हमारा एक मेन फोकस यही रहेगा कि उसको होने ही मत दो ना. अब मान लो मेरी फैमिली में कोई डायबिटिक है, लाइक माय फादर इज़ डायबिटिक, ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मैं वो ट्रेड्स आगे लेके जा रही हूँ जी. अगेन मैंने बताया कि माय नाना जी ही हैड पार्किंसंस, तो वो ट्रेड तो आगे जा रहा है ना, तो मैं उसके लिए प्रिवेंटिव केयर करती हूँ. मैं अभी से ही अपनी डाइट ऐसे शेड्यूल करती हूँ कि मेरे को मीठा उतना नहीं खाना है, अगर खाना है तो मुझे अपनी कैलोरीज ऐसे बर्न आउट करनी है कि वो सस्टेन ना करे, मुझे स्ट्रेस वैसे उस फॉर्म में नहीं लेना है. अगेन पार्किंसंस है तो मुझे फोर्स्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी धक्के से करनी है ताकि डोपामिन अच्छे से बनता रहे, वहाँ तक जाए ही ना. जी. सेम वे इंजरी पे क्यों आना है, इंजरी प्रिवेंशन भी तो है ना. जी. तो वो चीज़ हमें समझने की अभी ज़रूरत है कि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट ट्रीटिंग अ कंडीशन, ट्रीटिंग अ इलनेस, इट इज़ अबाउट प्रिवेंटिव केयर कि जिसमें हम ये क्रिएट कर रहे हैं कि कोई इंजरी हो ही ना. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. वी ऑल नो आवर एशियन रिकॉर्ड होल्डर तजिंदर पाल सिंह तूर, शॉर्ट पुट प्लेयर, उसका टेक्निक चेंज किया था हमने. लाइक हम बहुत सालों से इकट्ठे कर रहे हैं अपना काम कि आई स्टार्टेड माई क्लिनिक इन 2014 एंड तब से ही वो कर रहा है प्रैक्टिस यहाँ पर. तो अभी तो ही इज़ कभी कहीं पे होता है कभी कहीं पे, तो पर एक हम कनेक्ट में रहते हैं. तो एक उसका ना पीछे हमने टेक्निक चेंज किया था उनके कोचेज़ ने कि जब अब वो थ्रो करते हैं तो वो रोटेशन करके करते थे पहले, हिप को रोटेट किया ऐसे बाहर, फिर उनका ना चेंज किया था हमने कि हम रोटेशन की बजाय ना एबडक्ट करके कर रहे हैं, हिप को ऐसे अंदर लेके आ रहे हैं ऐसे की बजाय. तो अब रोटेशन के मेरे मसल्स डिफरेंट हैं, एबडक्शन के मेरे मसल्स डिफरेंट हैं. तो उससे पहले उनके जो कोच हैं MS टिल्लो सर, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि ही वॉज ट्रेनिंग इन धर्मशाला दैट टाइम. तो उन्होंने पूछा बेटा हम ना इसकी टेक्निक चेंज कर रहे हैं, तो तू मुझे बता कि इसमें कौन से मसल्स यूज़ होंगे ताकि जब हम इसकी टेक्निक चेंज करें तो इसको इंजरी ना आए. एक तो अब उसका ये पैटर्न बना हुआ है, इसकी मसल मेमोरी है, दूसरा उसके एडक्टर्स हम सबके वीक होते हैं. तो हमने उसके मसल्स के लिए एक अलग से एक ट्रेनिंग टेक्निक क्रिएट की ताकि उसके वो मसल्स पहले स्ट्रेंथ में आए. अब मैं इस चीज़ की वेट थोड़ी ना करूँगी कि उसको इंजरी होएगी, इंजरी क्रिएट होएगी, वो फिर आएगा, फिर आप रिहैब एक्सरसाइजेस दोगे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज. और जो हम बोलते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग फिटनेस ट्रेनिंग अगेन, आपको इंजरी की वेट नहीं करनी है. जब आप वेयर एंड टियर कर रहे हो, बॉडी में चीज़ें टूट रही हैं, है ना. अब हम प्रोटीन इनटेक क्यों कर रहे हैं कि मुझे पता है आज मैंने वर्कआउट किया, वेयर एंड टियर हुआ, प्रोटीन उसको सेटल डाउन कर देगा. वैसे ही दैट इज़ प्रिवेंटिव केयर कि जो टूटा फूटा है वो रिपेयर हो जाए. तो सेम चीज़ है कि बॉडी जो है वो रिपेयर हो जाए, तो उसके लिए प्रिवेंटिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो फिजियोथेरेपी इज़ नॉट ओनली ट्रीटिंग द इलनेस, इट इज़ प्रिवेंटिव केयर. सेम जैसे मीनोपॉज में करते हैं हम. अब मुझे पता है जब मेरे पास कोई लेडी लेट 40s में या 50s की स्टार्टिंग में आएगी तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछती हूँ, मैम मीनोपॉज हो गया या होना है. एंड अगेन जब वो चीज़ आती है मीनोपॉज के साथ रिलेटेड, तो व्हाट वी डू कि अच्छा ठीक है अभी देखो मैम आपके हार्मोन्स डिप्लीट होएंगे, सो आपको अभी से ये वाली एक्सरसाइजेज करनी है ताकि जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अब अंदर ख़त्म हो जाएगा, उसका एक मिमिक करता हुआ हार्मोन हम यहाँ से लेके आए. तो अब वो प्रिवेंटिव केयर आ गई ना, मुझे उसको उस बीमारी में डालना ही क्यों है. जी. वेरी इंटरेस्टिंग. प्रिवेंटिव केयर, आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू ट्राई टू डू, है ना. पहले ही आप मतलब अपने मसल्स, जैसे आपने इस बार स्कीइंग में किया था प्रिवेंटिव केयर, इस बार मेरा घुटना नहीं जाना चाहिए कहीं. वो हम रेडी होते हैं ना क्योंकि मजे फुल करने हैं, तो उसके लिए प्रिवेंटिव केयर. तो सेम वे मीनोपॉज में भी अब वो फीमेल का फेस बहुत डिप्रेसिंग आ जाता है. करेक्ट. तो उसको पहले ही बताओ ना ये होएगा, तो आप पहले ही इस पे काम करना शुरू कर दो. जी. क्या एक्सरसाइज मैम आप मतलब रेकमेंड करते हो ऐसे
फॉर मीनोपॉज. मीनोपॉज में वी हैव वेरी गुड टेक्निक फॉर एक्सरसाइजिंग, दैट इज फंक्शनल पिलाटेस. बेसिकली वी स्ट्रेंथ द कोर, रेक्टस एब्डोमिनस पे हम काम करते हैं, और रेक्टस एब्डोमिनस के साथ हम ब्रीदिंग पैटर्न्स के साथ सारी बॉडी की मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, एंड इट वर्क्स वेरी गुड. हमारे पास रिसर्चेज हैं, वन ऑफ द रिसर्च तो मेरी भी पब्लिश्ड है इसके ऊपर. तो बहुत, इवन नॉट इन द मीनोपॉज, मेंस्ट्रुअल फेज में भी जब बच्चे का स्टार्ट होता है तो हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ताकि हमारे हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएं बेसिकली. तो ये आप नई वाली क्लिनिक में सारा कुछ Exactly. करोगे. परफेक्ट. तो मैम क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि आजकल आइस बाथ्स आर लाइक द थिंग. मतलब आप इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, और कहते हैं जी आइस बाथ, और बड़े डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं. कई कहते हैं जी इससे ऊपर चीज़ ही नहीं है, कई कहते हैं इससे बुरी चीज़ नहीं. तो आपका क्या टेक है आइस बाथ्स के ऊपर? थोड़ा सा न्यूरो में जाएं तो क्या होता है, हमारी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है जो ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, उसमें हमारे पेन, टच, टेम्परेचर, सेंसेशन के जो सेंसेशंस आती हैं वो वहाँ से आती हैं. हमारी जो वो हमारी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकल के, ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल के हमारे फ्री नर्व एंडिंग्स को फील करवा रही है. तो जो बेसिक रूल होता है हमारा आइसिंग का, आइसिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रही है, और जो हमारा जो हीट है वो वेजो डायलिटेशन क्रिएट कर रही है. मतलब आइसिंग उस एरिया को, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ सब जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगी. और जो मेरा है वेजो डायलिटेशन, वो उस एरिया को ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन सब इंक्रीज कर देगा. ठीक है. तो जो बेसिकली आइसिंग होती है वो एक्चुअली इट वेरीज कि मेरे कौन से, जैसे मैंने बताया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में से निकल के वो आ रहा है, मेरे कौन से जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है. अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं आइस हमने नहीं करनी, एंड कुछ को लगता है कि आइस से ऊपर कुछ है ही नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ऐसा नहीं कि मैं कर रही हूँ तो आप भी करोगे तो आप में भी रिजल्ट आएगा. एंड अगेन जो हमारी आइसिंग होती है उसको हम ये मान के चलते हैं कि मान लो मेरे को, अभी मैं वर्कआउट करके आई, मेरे को लगा कि मुझे डैमेज हुआ, तो डैमेज इन द सेंस कि मेरे मसल्स सोर हैं, तो वो वहीं रुक जाए, वो इंजरी में ना कन्वर्ट हो. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया प्राइस प्रोटोकॉल में भी, कि हम कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो स्वेलिंग ना क्रिएट हो, वहाँ पे डोम्स ना पड़े, तो वो काम करती है. ठीक है. बट अगर मैं बोलूँ कि मैं आफ्टर एवरी सेशन वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रही हूँ, तो वो बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है ना. बॉडी के लिए नॉर्मल वेजो डायलिटेशन है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना वहाँ पर, और जो डेब्रिस है उसको ख़त्म करना. जब आप वेजो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपने तो सारा डेब्रिस वहीं पे इकट्ठा कर लिया. ठीक है. तो वो नीड ऑफ द आवर वो इसलिए होती है जब मुझे वहाँ पर स्वेलिंग नहीं बढ़ने देनी है जी, तो प्रोटेक्टिव स्पाज्म नहीं होने देना है. बट अगर मैं हर बार वेजो कंस्ट्रिक्ट काम किया कुछ भी और आइस बाथ ले लिया, तो वहाँ पर तो सारा का सारा डेब्रिस पड़ा हुआ है ना, तो वो जो डेब्रिस है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एंड अगेन आपको खुद से करने की बजाय यू हैव टू गो टू द थेरेपिस्ट. वो बताएगा आज तेरे को किस चीज़ की जरूरत है. ये नहीं कि रोज आइस बाथ में बैठ गए. एंड अगेन कंट्रास्ट बाथ बहुत अच्छे हैं. इवन आपको डेब्रिस ही क्लियर करना है ना, तो कंट्रास्ट बाथ्स आर वेरी गुड, जिसमें कोल्ड एंड हॉट का रेशो करके करते हो आप, कि 3 मिनट्स के लिए यू हैव टू डू हॉट एंड देन कोल्ड, हॉट कोल्ड. अब हॉट ने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारा डेब्रिस आया, उसने क्लियर कर दिया. अब इससे ज़्यादा वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ ना जाए, कंस्ट्रिक्ट कर दिया 1 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट, फिर 1 मिनट, टोटल ऑफ 16 मिनट्स के लिए हमने वो कर लिया. तो दैट इज़ वेरी एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. और ये रेस्ट डे वाले दिन कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड आइडिया. रोज आप आइस बात लेना है तो आप जिस दिन आप रेस्ट ले रहे हो, जिस दिन आप मोबिलाइज कर रहे हो, स्ट्रेच आउट कर रहे हो, तब कर लो. या आपको लगता है कि कहीं कुछ हुआ है, कुछ थोड़ी सी पेन है, आप तब कर लो. आप एवं ही कर रहे हो तो वो क्यों बॉडी को एक प्रेशर में डाल रहे हो कि सारा का सारा ब्लड फ्लो हमने वो कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया. वेरी इंटरेस्टिंग. एक्चुअली बैलेंस बहुत ज़रूरी है. हर किसी को डॉक्टर नहीं बनना है. वो तो मैंने क्लिनिक के बाहर भी हमने क्लिनिक के बाहर भी लिख के लगाया ना, बिकॉज पेशेंट दे कम टू अस, वो बोलते हैं मैडम मैं गूगल ते सर्च कीती सी, मैनू ए वाली बीमारी है, तुसी ए वाला ट्रीटमेंट कर दो. तो भी कि भाई तू आपे कर ला, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते. गूगल तो करा लो. ये मैंने भी पढ़ा था, मैं पहली बार जब गया था ना, कि मतलब कि क्या आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है वहाँ? डोंट कंपेयर माय मेडिकल डिग्री विद गूगल. तो मैं वो देख के बड़ा खुश हुआ था. मैंने कहा यार ये दिस मेक सेंस, बिकॉज सच में ऐसे ही होता है यार. एक्चुअली आजकल वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी करवाते हैं, हम यूट्यूब और गूगल पे चले जाते हैं. एंड मेरे पास एक ऐसा केस आया था, लाइक अगर मैं शेयर करती हूँ, वो ही इज़ एलीट इंटरनेशनल गोल्फर. वो लड़का ही इज़ वेरी
सेंसिबल एंड वेरी इंटेलिजेंट गाय, बहुत ही अच्छा बच्चा। उसको क्या हुआ कि अल्सर्स हो गए मुंह में, और जो अल्सर्स थे वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो उसने गूगल कर, पहले तो उसने क्या किया, जैसे जो हम सब करते, बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी लिया, एंड ठीक नहीं हुए। देन ही स्टार्टेड गूगलिंग, और गूगल करना शुरू किया। तो गूगल तो हर चीज़ को कैंसर पे पहुंचा ही देता है। तो उसने बोला भाई तेरे को है ओरल कैंसर। वो लड़का इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो गया कि व्हाट ही सेड कि मैं तो गया, मतलब मेरे को तो कैंसर है। तो वो बिल्कुल ही उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया। अब उसने फिर से एसोसिएट कर लिया कि कैंसर में तो वेट लॉस होता है। तो वो उसका एक फ्रेंड था, ही वेंट फॉर गोल्फ ओनली। तो उसके वो कहता क्या हुआ तेरे को, वो कहता कि यार मेरे किसी को बताना मत, ऐसे ऐसे करके हो गया है। तो कहते किसने बोला तेरे को, कहते यार मैंने गूगल किया था, सिम्टम सारे मैच कर रहे हैं। तो उसके जो उसका फ्रेंड था, उसके चाचा जी, ही वाज अ फिजिशियन। तो कहता तू पागल है, तू मैं तेरी बात करवाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरे को स्पेसिफिकली B12 की डेफिशिएंसी लग रही है, इसलिए नहीं ठीक हो रहा है। तो ही प्रिस्क्राइब सम ऑफ द मेडिकेशंस एंड वो ठीक हो गया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अब गूगल को तो कहीं पे भी ले जाओगे ना। अब उसके बाद का उसका क्या स्टोरी है कि उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको टेपिंग करनी थी रिस्ट पे, ही वाज ट्रैवलिंग। तो ही कॉल्ड मी, मैंने कहा मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो ना ये चीज़ डाल के तो इमेज देख ले। कहता मैडम आधे घंटे तक कर देना, मैंने गूगल नहीं करनी। तो वो उसको गूगल फियर इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो आजकल हम सारे ही ये कर रहे हैं, हम अपनी एक और बीमारी क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या लगता है कि गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, हमें ये नहीं समझ। अब आपकी फील्ड है फिटनेस, तो आपके लिए कुछ अलग से आर्टिकल्स हैं जो आपको असेसिबल है, आपको देखने आते हैं। मेरी फील्ड है फिजियोथेरेपी, मेरे को जो आर्टिकल्स, जो रिसर्चेज हैं वो मुझे देखनी आती हैं। गूगल पे तो आप कुछ भी डालोगे, तो आप एडिट कर लो, आज कुछ भी डाल दो नीचे जी। तो हमें वो समझ नहीं है जी। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, व्हाट्सएप फैक्ट्री फॉरवर्ड हो रहा है, बस ये इससे ये होता है, उससे वो होता है। पता नहीं रोज 2-3 नुस्खे नए आते हैं मतलब। और ऑब्वियसली घर वाले तो मतलब घर वाले वैसे ही डॉक्टर होते हैं, 4 को उन्होंने पता है सॉल्ट्स था, है ना, मेरे डैड भी है ना। तो ऊपर से व्हाट्सएप वाला आ जाता सिस्टम, तो उनको लगता है यार मतलब मैं बताता हूँ। अब जैसे मेरे फादर को देसी दवाई बहुत पसंद है, उन्होंने हर बारी सर्दियों से पहले कहना बेटा ये और ये खानी शुरू कर दे, हर बारी, मतलब ये कई साल हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ जी अच्छा, और वो हर बारी बीमार होते हैं, अगले हफ्ते उन्होंने बीमार हो जाना है। तो मैं देसी दवाइयों की भी हमारे पास देखो, आयुर्वेदा वर्क्स वेरी गुड, बट द थिंग इज इस टाइम पे ना आप, क्योंकि आयुर्वेदा में क्या हो रहा है ना, व्हेन यू आर डूइंग, आप चीज़ें पाउडरी फॉर्म में दे रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टीरॉइड्स मिक्स करके दे रहे हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको रीनल फेलियर या कुछ ऐसे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। जब पता चलता है, फिजिशियन बोलता है कि इनको तो जी पिछले इतने सालों में बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड गया है, तो वो कहता है मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैं तो देसी दवाई खा रहा था। अगर एक अच्छा आयुर्वेदा का आपको मिल जाता है डॉक्टर, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट अगेन वही है ना कि हम रिलाई कैसे करें, बिकॉज वो पाउडरी फॉर्म में है, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाता है। वाह मैम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। I have one last question. खड़े होंगे ना, एडिट उन्होंने करना है। One last question, which is basically, ma'am, everybody that I have seen in the last few years, मतलब मैं 2018 से आपके पास आ रही हूँ, तो काफ़ी आपका स्टाफ कनाडा जाता है। What drives you not to go to Canada? मतलब काफ़ी, जैसे आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, दे डू वेरियस कोर्सेज, एंड आपके पास काफ़ी यंग बच्चे आते हैं, लाइक योर स्टाफ इज़ क्वाइट यंग एंड वेरी फ्रेंडली। सो वो मतलब क्या आप उनको वो क्यों जाना चाहते हैं और आप क्यों नहीं गए? एक्चुअली थोड़ा सा तो मैं थोड़ी पेट्रियोटिक हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कंट्री सबसे पहला तो वही है। दूसरा मुझे लगता है कि मेरी, आप मानोगे, ग्रेजुएशन की ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई बैच दे आर इनटू कनाडा, एंड मास्टर्स का भी वही, मेरे को लगता है 90% ही, हम कुछ लोग ही हैं यहाँ पर। जब हम उनका वे ऑफ प्रैक्टिस और मेरा अपना वे ऑफ प्रैक्टिस देखते हैं, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से ओपनली जो चीज़ें करना चाहते हैं, हमारा जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है। वहाँ पर उनके ऊपर एक वो डंडा है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे वन ऑफ माई बैचमेट, वो मुझे बता रहा था, कहता है मेरे पास लेडी आई, उसको नेक पेन, जैसी सिचुएशन में आप आए थे मेरे पास,
ऐसे अटकी हुई। कहता मुझे पता मैं इसको एक सिटिंग में भी बेटर कर सकता हूँ, बट वही है ना, वहाँ पर हम पंजाबियों ने जो जुगाड्स क्रिएट किए हैं कि कर दो सू कर दो, कि मेरी तो पेन बढ़ गई, डिसेबिलिटी हो गई, तो वहाँ पर वो एक फिक्स पैटर्न में चलते हैं कि वो इतना लंबा टाइम खींच लेता है, उनका मेडिकल सिस्टम उतना वे ऑफ नहीं है जैसे हम कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मैं अपनी मास्टर खुद दूँ, मे बी अगेन इनटू द जीन्स कि मतलब माय फादर इज़ ए क्लिनिशियन, तो वो क्लिनिक करते हैं कि अपने रूल्स पे काम करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कि मैं खुद से ही कर सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई बॉडी बैठ जाएगी तो मैं काम नहीं कर सकती, राइट। तो मैं यहीं कर सकती हूँ। फिर मुझे लगता है कि इतनी अच्छी, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इनटू 2014, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मैं अच्छे से कर रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप से कि हाँ मेरे पेशेंट्स दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, एक अच्छा रिस्पेक्ट गेन कर रही हूँ, एक अमाउंट भी अच्छी फाइनेंशियली मैं गेन कर रही हूँ। वाई टू मूव देयर, फिर जाऊँ फिर ज़ीरो से शुरू करूँ, एंड अगेन थोड़ा सा मुझे रहता है कि नहीं यहीं रहना है। ਚਲੋ ਹਮੇ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਰਹੂੰਗੀਆਂ, ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली। ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। But congratulations on your new clinic. Hopefully we'll visit soon. हम विजिट करेंगे क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि इंजरी हुई वहाँ जाना, हम Preventive प्रिवेंटिव केयर care के लिए के भी लिए जा जाएंगे। सकते हैं। वंडरफुल ਭਾਜੀ, ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ, ਤੇ ਜਲਦੀ Thank ਜਲਦੀ you for ਖੋਲੋ, coming. ਐਂਡ ਗਵਾਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਲ ਕਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, उससे पहले भी अगर कोई हेल्प Sure, हुई तो sure. डेफिनेटली लेट अस नो। I'm also very happy कि एक दिन जैसे अगर मुझे मिस करना हो तो कोई डॉग लवर है तो खाना दे सकते हैं। चलो ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। मेरे बन भी गए वहाँ पे फ्रेंड्स, मैं रोज जाती अच्छा, हूँ बन ना, गए? बन गए। ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। Wonderful. Thank you ji, thank you very much, and hope you guys enjoyed this. If you found value from this, do share, like and subscribe, because if you feel somebody needs to hear this, like I said, if you found value and you think somebody else needs to hear this, please share this so that they can also benefit from the knowledge that was given to us by Dr. Sumandeep. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, guys. Have a great day.